आप कैसे अभी देख रहे हैं इंदौर के इस रियल एस्टेट मार्केट को या कंस्ट्रक्शन मार्केट को? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने वाले और 4-5 सालों में जितना अभी तक ग्रोथ आपने देखी है, ये आई थिंक सो 20-30-40% ही, अभी और 60% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सिटीज़ में। अभी अगर इंदौर की सिनेरियो की बात करें तो किस सेक्टर में, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को? इंदौर में अगर हम बात करें तो स्काईलाइन पे काफ़ी काम हो रहा है। जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, वर्टिकल ग्रोथ ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली बढ़ी है, 30-40% से ज़्यादा का इंक्रीज़ हुआ है ये रेट्स में। तो अभी क्या वो चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं Tier 2 और Tier 1 सिटी में काम करने में? कि दे आर नॉट थिंकिंग कि हम किससे कैसे काम करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता क्या है बेसिकली? जितना ज़्यादा आप कम से कम एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कम से कम कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें अवेलेबल है उसको यूज़ कर रहे हो। तो अभी ये कितना एक डिफरेंस आ गया है कि जो चीज़ें ऊपर जानी है वो उतनी पहले नीचे भी बन रही है, तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या पैरामीटर्स को ध्यान रखा जा रहा है या क्या एक्सपर्टाइज उसमें चाहिए? कुछ प्रोसेसेस हैं जो सही तरीके से एग्जीक्यूट होता तो काम है। देखिए, मतलब किसी के भी ना होने से काम नहीं होगा, ये तो एक गलत फहमी है लोगों की। बट अगर हमारे होने से कोई चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है और अगर हम वो वैल्यू दे पा रहे हैं कस्टमर को, तो मोर देन इनफ, यही चाहता है कस्टमर को। Right now, Indore is witnessing a rapid developmental growth in field of real estate as well as infrastructure projects. और जब भी हम बात करते हैं रियल एस्टेट की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टर्म है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को लेके बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारा इनोवेशन हो रहा है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, बहुत सारा प्रोफेशनलिज्म आ रहा है। और मैं जब रिसेंटली 140 स्कीम से जा रहा था तो मैं बड़ी बड़ी वो क्रेन्स देख रहा था कि कैसे हमारे स्काईलाइन को वो चेंज कर रही हैं। उन्हीं क्रेन्स को देख के मन में थॉट आया कि कंस्ट्रक्शन को और करीब से जानना चाहिए कि कैसे आज इंदौर का जो रियल एस्टेट तो चेंज हो गया है, प्रोजेक्ट्स के डायनामिक्स चेंज हो गए, इंटीरियर आर्किटेक्ट सब कुछ चेंज हो गया है, कंस्ट्रक्शन कैसे चेंज हो रहा है। और जब ऐसा कोई टॉपिक होता है, चूँकि अब इंदौर इवॉल्विंग फेज़ में है, तो इसके लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलना बड़े मुश्किल होते हैं। और लेकिन लकीली मुझे वंस इंफ्रा का लोगो दिखा था वहाँ पर और मैंने उनसे कनेक्ट किया कि वंस इंफ्रा है क्या। सो आज की ये जो पूरी कन्वर्सेशन है ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन के ऊपर है कि कैसे कंस्ट्रक्शन में इनोवेशन हो रहा है, कैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और ये पूरी कन्वर्सेशन मैं करने वाला हूँ गौरव घावरी सर के साथ। गौरव सर बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं और फाउंडर एंड प्रमोटर है वंस इंफ्रा के। वंस इंफ्रा आज इंदौर में कई सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है बाय द मीन्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बाय द मीन्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड बाय द मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज विच आर मच नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन। सो वेलकम है गौरव सर ऑन द अनडिस्कस पॉडकास्ट शो। अभी पिछले जब 5-6 पॉडकास्ट मैंने किए तो वो मोर ओवर ड्रिवन थे रियल एस्टेट को लेके। और अभी इंदौर में जो मैं पर्टिकुलरली सिनेरियो देखता हूँ, जब भी किसी रोड से निकलता हूँ या जब भी किसी ऐसे एरिया में जाता हूँ जहाँ अभी रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है, तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे दिखता है कंस्ट्रक्शन। क्योंकि कोई भी बंदा या कोई भी लैंड ऑनर या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट लैंड के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी करता है उस पर वो होती है कंस्ट्रक्शन की। और पिछले कुछ सालों में मैं जो देख पा रहा हूँ इंदौर में कंस्ट्रक्शन बहुत इवॉल्व हो रहा है। पहले मैं देखता था कि सब कुछ मैनुअली होता था, वही ठेकेदारी सिस्टम ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म आ गया है और बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ हो रही हैं, हाई टेक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो था कि एक कंस्ट्रक्शन पे पॉडकास्ट किया जाए और आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। क्योंकि इंदौर में मुझे जब मैं सर्च कर रहा था ना गौरव सर इस बारे में कि कंस्ट्रक्शन को कौन बहुत प्रोफेशनली कर रहा है, तो ज़्यादा ऑप्शन मुझे मिलते नहीं। और अभी ये ऐसा हर चीज़ के लिए हो रहा है कि जो भी नई चीज़ है उसमें ज़्यादा ऑप्शन अभी इंदौर में है नहीं। तो वो एक कंस्ट्रक्शन पूरा हम डिटेल में डिस्कस करें। उसके पहले एक बर्ड आई व्यू, आप कैसे अभी देख रहे हैं इंदौर के इस रियल एस्टेट मार्केट को या कंस्ट्रक्शन मार्केट को? हाँ, देखिए, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप जब सर्च कर रहे थे तो आपको मिला नहीं कोई कि किस तरीके से कौन प्रोफेशनली कर रहा होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो सेकंड मोस्ट
ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है बिल्कुल हमारी कंट्री में। डेफिनेटली। और अगर हमें उसमें प्रोफेशनल लोग और ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं मिल रहे हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप, बहुत बड़ा गैप है जिसमें लोग काम तो कर रहे हैं सभी। आज से आप सोचिए हमारे पिछले 50 सालों में देखेंगे तो सेकंड मोस्ट अगर एम्प्लॉयमेंट देने वाली कोई इंडस्ट्री है, और अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो देयर आर बिग ब्रांड्स हु आर वर्किंग कंटिन्यूसली ऑन दिस इन दिस इंडस्ट्री। पर यह है कि हाँ, हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जा रहे हैं तो आज भी हम बहुत ज़्यादा पुराने तरीक़ों से वर्किंग कर रहे थे। आप टियर 1 सिटीज़ में जाएंगे तो देयर आर मैनी कंपनीज हु आर वर्किंग एक्सट्रीमली गुड इन द एग्जीक्यूशन पार्ट। क्योंकि जैसे आपने बताया रियल इस्टेट के आपने पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने करेक्ट बोला है कि रियल इस्टेट में प्लान सबके पास है, विजन सबके पास है, प्रोजेक्ट सबके पास है काम, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो एग्जीक्यूट करने के लिए दे रिक्वायर सम एजेंसीज, गुड एजेंसीज, कि उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। ऑल्दो कंस्ट्रक्शन बहुत अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, और इंदौर ही नहीं, आप जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो एक अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। इसी को अगर ऑर्गेनाइज करके कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए तो ये इंडस्ट्री में देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क ऑन। हम लोगों ने भी जब स्टार्ट किया तो यही एक गैप देख के ही स्टार्ट किया है कि बीइंग इंजीनियर हम लोग जब स्टार्ट किया एज एन कंसल्टेंट वर्किंग देखते थे तो हम लोगों ने देखा कि देर आर मैनी थिंग्स विच वी वांट टू ट्रांसलेट ऑन ग्राउंड, वो हो नहीं पाता था। हाँ, लोगों का अपना एक माइंडसेट है, रिजिडिटी है, ट्रांसफॉर्म या चेंज, हाँ रेजिस्टेंस है किसी भी नई चीज़ को लाने में, करने में। तो हम जब देखते थे डिज़ाइन के बाद एग्जीक्यूशन होता हुआ तो हमें लगता था कि यार जो हम बता रहे हैं वो 60-70% ही एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब डिज़ाइन कुछ और आता था और रियलिटी कुछ और होती थी, या उसकी प्रोसेस कुछ और होती थी। बन तो वही जाता था, बट देर आर मल्टीपल थिंग्स नो। प्री कंस्ट्रक्शन होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, तो इन चीज़ों में मैच करना बहुत मुश्किल होता था। अल्टीमेटली कस्टमर को वैल्यू नहीं मिलती थी, जितना मैंने समझा है। कस्टमर को लगता है, देखिए सेटिस्फेक्शन लाना एक अपना मेंटल स्टेट होता है, पर आपने जो चीज़ चाहिए है वो आपको मिल रही है कि नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। वो कैसे मिलेगी जब आपको कोई जस्टिफाई कर पाए आपने जो काम दिया, जिस स्टेज पे दिया, वही आपको डिलीवरी मिल रही है कि नहीं। टाइम आगे पीछे 1-2 मंथ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपकी डिलीवरी जो रिक्वायरमेंट है वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती ना। आपने जो रिक्वेस्टीज थी वो पहुंच जाए। तो ये कई समय से बनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप आज जो सिटी में बैठे हो वो देख रहे हो, आप ऑल अराउंड पिछले 7-8 साल में पूरी चेंज हो चुकी है। खास तौर पे लास्ट 5 सालों में पूरा चेंज दिख रहा है। और वो जो चेंज है वो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है कि इंफ्रा में चेंज है। आप देखेंगे तो नॉट ओनली इंफ्रा, आप हर सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट है। आप अगर चाहें प्राइवेट इंफ्रा की बात कर लें या गवर्नमेंट इंफ्रा की, सब कुछ चेंज हुआ है। और ये क्यूमुलेटिव एफर्ट होता है। जैसे हमारा सिटी है आज सबसे स्वच्छ सिटी ऑल ओवर इंडिया में 8 बार लगातार, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्टली आपको बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और हम लोग भी ब्लेस्ड हैं, या फिर हम लोगों ने सही समय पे सही चीज़ को ग्रैब किया। वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी होती हैं, आप उसको कैसे ग्रैब कर सकते हो। कई बार ये होता है कि आइडियाज़ बहुत हैं, पर उसको एग्जीक्यूशन करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आइडिया आपके पास है, अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उस आइडिया को, तभी आपका वर्किंग को लोग देख पाएंगे। अदरवाइज तो थिंकप्रेन्योर तो बहुत सारे हैं, कई लोग सोच रहे हैं क्या करना है, लेकिन जो करने लग जाता है तभी आप आगे बढ़ पाते हो। तो ये मुझे दिख रहा है कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने वाले और 4-5 सालों में जितना अभी तक ग्रोथ आपने देखी है, ये आई थिंक सो 20-30-40% ही, अभी और 60% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सिटीज़ में, इस तरीके की सिटीज़ में 60% ग्रोथ अभी और है। और इवन आप देखेंगे ना तो ऑर्गेनाइज सेगमेंट्स बहुत कम है। जैसे ये स्टैंडर्डाइज्ड होने लगेगी प्रोसेसेस, तो इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स आएंगे उनके लिए भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा गौरव सर, पता है एक बात, मैं जब ढूंढ रहा था कि मुझे ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक पॉडकास्ट करना है कि ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, या कैसे इसमें टेक्नोलॉजी अब इनेबल हो रही है, या क्या प्रोफेशनलिज्म लेवल आ गया, तो पता है मैंने आपको कैसे ढूंढा था। मैं अभी रिसेंटली 140 गया था। 140 स्कीम जो इंदौर की अब बहुत हैपनिंग रोड हो गई है, तो वहाँ पर अभी एक एमरल्ड का प्रोजेक्ट बन रहा है जी। और मैंने वो एक बड़ा सा क्रेन देखा, उस पर एक एमरल्ड का लोगो लगा है और एक वंस इंफ्रा का लोगो लगा है। पहले मुझे नहीं पता था वंस इंफ्रा इंदौर से ही है, तो मैंने फिर गूगल किया कि भाई ये वंस इंफ्रा, क्योंकि जल्दी यही हो रहा है ना इंदौर में, अभी कोई बड़े अगर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो कोई बाहर की कंपनीज आके उसको डेवलप कर रही है जी। तो देखा तो इंदौर की, और मुझे इतना अच्छा लगा कि यार दिस इज़ द नेक्स्ट माइलस्टोन इंदौर इज़ लुकिंग फॉर। और एक और लोकल वाला टच कि भाई लोकल कोई कर रहा है ये चीज़, तो और एक प्राउड फीलिंग आती है।
अभी हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो कंस्ट्रक्शन कहने को तो एक वो सिंपल वर्ड है, लेकिन उसके क्लाइंट बोलें या उसके डायनामिक्स बोलें बहुत बड़े होते हैं। अगर हम रेसिडेंशियल की बात करें वहाँ भी कंस्ट्रक्शन लगना है, किसी को अपना घर बनाना है। अगर हम कमर्शियल्स की बात करें तो वो तो एक बड़ा हो जाता है कि भाई वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल्स की बात करें तो वहाँ पर फिर फैक्ट्रीज़ हैं। अभी अगर इंदौर की सिनेरियो की बात करें तो किस सेक्टर में रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को? देखिए अभी अगर आप खुद, जैसे आपने खुद ने देखा है प्रोजेक्ट्स, जिस तरीके से आपने 140 बोला है, ऐसे ऑल ओवर सभी जगह प्रोजेक्ट्स हैं आपके। सुपर कॉरिडोर जो पिछले कई समय से कोई वर्किंग नहीं हो रहा था, देयर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स विच हैव स्टार्टेड इन लास्ट 2 years, जो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको ग्राउंड पे दिख रहे हैं, वो दिख नहीं रहे भी होते हुए, पर एक साथ दिखेगा, वो अंडरग्राउंड पे है सारी चीज़ें। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो एक तो कमर्शियल में काफ़ी ग्रोथ हुई है, बिकॉज जिस तरीके से क्लाइंटेल सोच रहा है कि यहाँ पे ऑफिस स्पेसेस बना रहे हैं, प्लस लग्जरी रेसिडेंशियल्स में भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लोग जो सेटल हो रहे हैं वो लग्जरीज रेसिडेंशियल्स पे, प्रीमियम सेगमेंट्स पे भी काफ़ी आप देखेंगे पिछले 4 से 5 सालों में काफ़ी आफ्टर कोविड ये इफेक्ट ज़रूर आया है कि लोग अपने जो रहने के लाइफस्टाइल है उसमें भी काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं। मैंने अभी शायद हम बैक ऑफ द स्टेज बात कर रहे थे कि वेलनेस, यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि आप ऐसी एक कॉलोनी या ऐसी एक सोसाइटी डेवलप करना चाह रहे हैं। तो ये सारे थॉट प्रोसेस लोगों के अंदर आ रहे हैं। दिस इज़ अ बिग चेंज जो लोग चाह रहे हैं। एक गेटेड कम्युनिटी चाहते हैं, रिलैक्स, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके आप देखेंगे ये सिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अभी भी है कंटिन्यूस, काफ़ी समय से काफ़ी अच्छे कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी जैसे आपने बताया कि ऑर्गेनाइज जब ये सेगमेंट पे काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ में भी आप इंदौर ऑब्वियसली पीथमपुर है, देवास है, सांवेर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ में चल रहा है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अभी पिछले कुछ समय से कमर्शियल सेगमेंट, स्काईलाइन इंदौर में अगर हम बात करें तो स्काईलाइन पे काफ़ी काम हो रहा है। जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, वर्टिकल ग्रोथ ज़्यादा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वही होता है कि हॉरिजॉन्टल में आप एक तो जितना ज़्यादा आप लैंड यूसेज कर रहे हो, आप उतना लैंड यूसेज के साथ साथ आप रिसोर्सेज को भी डिप्लॉयट कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो। अब अगर आप वर्टिकल में जाते हो तो आपने लैंड उतना ही यूज़ करा, एक्सकेवेशन भी वहीं करा है, वहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और उसको आपने वर्टिकल में कर दिया कन्वर्ट। अब क्या हो रहा है, इससे आपने लैंड का यूसेज कम कर दिया, रिसोर्सेज का यूसेज कम किया, नेचुरल रिसोर्सेज का। सिंगल एरिया में आप मल्टीपल काम कर पा रहे हो। तो एक तरीके से ये आप नेचर के साथ भी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स में भी आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें एक बेनिफिशियल ही है कि आप कम से कम यूसेज कर रहे हो ना, बाकी ग्रीन एरियाज़ को कम से कम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिप्लॉयट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें देखें तो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्लस आज के समय पे अवेयरनेस भी है। बिल्डर्स भी अभी जो वर्किंग कर रहे हैं, जो न्यू एज बिल्डर्स हैं या जो भी बिल्डर्स करते आ रहे थे, दे एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट दिस थिंग कि यार हमें आगे जाके वर्किंग जो भी कर रहे हैं हम सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। हमें वर्किंग करते हुए ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे ऑपरेशनल कॉस्ट आने वाले फ्यूचर में लोगों की कम कर पाएँ, कितना नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना करें, यूज़ करें, जितना हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ। सोलर का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें, कैसे हम नेचुरल जितना वाटर है उसको कैसे रिसाइकल करके रीयूज़ कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज की डेट में लोग कर रहे हैं। सिमिलरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जैसे आपने भी मुझे बोला है कि आप क्रेन्स देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारा मैकेनाइज्ड हो गया। मिलर्स होते हैं, मशीन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मिलर्स होते हैं जी। तो क्या होता है, आप पहले देखते थे कि कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहीं पे एग्रीगेट रखा है, गिट्टी रखी, रेती रखी, मिट्टी रखी, सब वहीं रखा है। सरिया तो आज भी वहीं होता है, वो भी, लेकिन उसमें भी आ गए हैं, काफ़ी शिफ्ट्स हो गए हैं कि आपको कटिंग बेंडिंग करा हुआ स्टील मिल जाता है कि आके सिर्फ प्लेसिंग करना है। इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो गई है। जैसे आपने बोला ये फर्स्ट फेज ही देख रहे हैं यहाँ पे भी देयर आर स्टिल अदर फेजेस जो काफ़ी जगह काम हो रहे हैं। जैसे आप RMC होता है, ये कंक्रीट रेडी मिक्स्ड आ रहा है आज की डेट में, रेती गिट्टी कहीं और मिक्स हो रहा है, वो आपकी साइड पे आके प्लेस हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन प्लेसिंग हो रही है वहाँ पे। सिमिलरली आप देखते हैं, आपने जैसे मेट्रो का वर्क देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पैनल्स आके फिट होते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, तो वो सरिया भी रोड पे नहीं दिखा मुझे। हाँ, तो वो प्रीकास्ट हो गया, वो प्रीकास्ट करके वो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडस्ट्री इवॉल्व होती जा रही है। अब उसके लिए मशीनरी का भी यूज़ हो रहा है। अब जैसे आपने क्रेन्स देखी होगी तो वो नीचे से मटेरियल ग्राउंड फ्लोर से अगर आपको 15th फ्लोर पे लेके जाना है तो मैनुअल लेके जाते थे, या 8-10 फ्लोर तक वही चलता था। पहले वो चलता था, वो ट्रॉली में बैठ के ऐसे ऊपर जा रही होती थी। अब वो सब मशीनरी मैकेनाइज हो गया है, तो ईजी भी हो गया है, सेफ
भी हो गया है। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि साइट्स पे जब वर्किंग हो रहा है तो जो मैन पावर है उसका भी नंबर, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया में देर आर लॉट ऑफ मैन पावर अवेलेबल, बट आफ्टर कोविड ये एक बहुत बड़ा चेंज देखा है हम लोगों ने कि जो आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड सबसे मेजर एक चैलेंज फेस किया था कि लोग जितने भी मजदूर थे या जितनी भी लेबर्स थी वो वापस से अपने अपने स्पेस पे जा रही थी, प्लेस पे अपनी। अब वहाँ से वापस लाना उनको करवाना बहुत बड़ा एक गैप हम लोगों ने फेस करा था। तभी ये समझ में आया कि जितना ज़्यादा आप मैकेनाइज्ड वर्किंग्स पे जा सकते हैं उतना भी जाएं। ये नहीं है कि इससे एम्प्लॉयमेंट में कोई कमी आएगी, ये नहीं होगा। इससे ये होगा कि टाइमली डिलीवरीज स्टार्ट होंगी तो प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। तो वही है कि एम्प्लॉयमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आना है इससे। ये है कि आप जो भी काम करो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होकर सिस्टमेटिकली समय पे कर सकते हो। और आप जो काम कर रहे हो, जैसे पहले आप मैन पावर में देखोगे तो 150% तक का डिफरेंस आया है रेट्स में लेबर्स का। सबसे बड़ा अगर आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो रिपोर्ट्स में लेबर के रेट्स ही सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। 150 से 200% तक रेट इंक्रीज हुए हैं, हाइक हुए हैं लेबर्स के। तो इस वजह से प्रोजेक्ट्स कॉस्ट में आप पूरा ओवरऑल देख रहे हो तो लास्ट 5 साल में कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली बढ़ी है। 30-40% से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है ये रेट्स में। तो ये सबको मैनेज करने के लिए आपको मैकेनाइज्ड जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाना पड़ेगी। अल्टीमेटली आपका जो टाइम है आप उसको सेव कर पाओगे तो आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो बिल्डर भी यही सोचता है, इसीलिए वो हम जैसे इसलिए वो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रहे हैं या अप्रोच कर रहे हैं जो उनको एक सिस्टमेटिक वे में वर्किंग, या हमारे जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे उनको डिलीवरी दे पाए इन सब चीज़ों पे। इन सब चीज़ों में उनका क्योंकि मेजर वर्क है कि बिल्डिंग बनाए, सेल ऑफ करें, क्वालिटी जो भी देना है कस्टमर को कमिट किया है वो दें और नए प्रोजेक्ट्स पे काम करें। डेफिनेटली। वो क्या होता है कई बार इन चीज़ों में उलझ जाते हैं जब उनके पास ऑर्गेनाइज टीम्स नहीं होती है कि यार लेबर्स नहीं है। सबसे बड़ी एक नॉलेज, अवेयरनेस उस चीज़ का। अब अवेयरनेस आ भी जाएगी पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, क्योंकि मैंने अभी जैसे एक सिर्फ लेबर बोला है, ऐसे मटेरियल्स का भी होता है। कौन सा मटेरियल लेना है, कौन सा मटेरियल को आपको किस समय पे किस स्टेज के कंक्रीट को यूज़ करना है, तो ये सब आपको आर्किटेक्ट देता है पर एग्जीक्यूशन तो कोई करेगा ना, आपके डिजाइनर। इसमें लेबर सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि लेबर जो होती है जनरली अनएजुकेटेड होती है, अनप्रोफेशनल होती है। को इतनी गाइडलाइन बोलें या SOPs बोलें उसका होता नहीं है, और उस लेबर से काम कराना सबसे बड़ा टफ पार्ट है कंस्ट्रक्शन लाइन का। सबसे बड़ा ये जब हमने हमारा स्टार्ट किया तो मुझसे कई बार कई प्लेटफॉर्म पे लोगों ने पूछा कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे। तो जब मैं बताता हूँ तो मुझे एक चैलेंज हमेशा याद आता है कि मैं इनिशियल जब साइट्स पे जाता था या वर्किंग इनिशियल स्टेज में, आज तो ठीक है हम लोगों को 10-12-15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, पर तब हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता था, है ना। लेबर्स और जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया था ठेकेदार, तो उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होता था कि हम जो बता रहे हैं सही है। वही कि रेजिस्टेंस था चीज़ों का, ऐसा होता है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी करेंगे हम लोग काम। आप बोल रहे हो कि कंक्रीट का रेशियो ऐसा होना चाहिए, तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं, हम तो इतनी बिल्डिंग बना दी हमने, तो ये कर दिया, वाइब्रेटर यूज़ कर लो, मतलब देयर आर सम स्पेसिफिक टर्म्स, तो वो सब नहीं होगा, हम तो बांस से ही करते आ रहे हैं। बांस से उसको ठोकते थे मैंने देखा है, सरिये से करते थे। तो हम वो चीज़ें जब बताते थे तो मैंने ये एक चैलेंज फेस करा कि लोगों में ये चीज़ की एक्सेप्टेंस आना कि कोई नई टेक्नोलॉजी से या नॉट नई टेक्नोलॉजी सही तरीके के अगर वर्क करना हो प्रोसेस का, तो ये सब चीज़ों में जैसे आपने बताया लेबर का चैलेंज है, तो उसको अगर हम लोग मर्ज कर पाएँ दोनों चीज़ों को, लेबर को भी हमें अवेयरनेस प्लस टीचिंग्स प्लस ट्रेनिंग्स देना पड़ेंगी, प्लस आपको टेक्नोलॉजी को साथ में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब जाके एक हम बेहतर इकोसिस्टम बना पाएंगे एग्जीक्यूशन इंडस्ट्री में। और यही हम लोगों ने करा क्योंकि स्कैटर्ड ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री थी है। मैं हमेशा से मुझसे जब भी कोई पूछता तो मैंने अभी अपने एक नंबर्स समझे हैं तो 20% ऑर्गेनाइज लोग हैं, वो 80% अनऑर्गेनाइज लोगों से काम करा रहे हैं। यही हो रहा है। और स्किल्ड अनस्किल्ड में भी सेम रेशियो आ रहा है, होता है वो, क्योंकि इवॉल्विंग है ना इंडस्ट्री। अभी आपका एक फोरमैन है तो उसके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि वो जो 10 लोग काम कर रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज, तो 1:10:90 का ही हो गया है अप्रोक्सीमेट रेशियो कि साइट्स पे जो काम चल रहा है। तो मेजरली जो एग्जीक्यूशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। आज भी ऑर्गेनाइज होने का बहुत बड़ा स्कोप है, अगर हम लोग वो कर पाते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक हम देखेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेस
ऑप्टिमाइज हो जाएंगे और हम जो अननेसेसरी के वेस्टेजेस की वजह से जो कॉस्ट में इंक्रीमेंट आता है किसी की भी, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर को होगा या किसी एग्जीक्यूशन एजेंसी को, कंपनी को होगा, तो वो बिल्डर इवन वो क्लाइंट्स को भी होगा अगर उसको क्लाइंट फिर डिले रेट मिल हाइक रहा है। हाँ। मतलब एक कोई अल्टीमेटली एंड यूजर है उस प्रोजेक्ट का, End अगर user वो को रेंट है। पे रह रहा है तो वो भी तो उसका लॉस ही है। लॉस है। तो ये सब चीज़ें हैं सर कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम देखते हैं। तो आपको किसी भी काम को अगर ऑर्गेनाइज तरीके से करते हो, आपको इंडस्ट्री सेटअप कर देते हो, प्रोसेसेस SOPs पे आ जाते हो आप अगर स्टैंडर्डाइजेशन कर पाते हो किसी चीज़ का, और इस इंडस्ट्री में तो इतना स्कोप है, स्टैंडर्डाइजेशन करके अगर काम करते हो आप, तो डेफिनेटली देयर इज स्काई इज़ द लिमिट। मैं कई समय से देखता आ रहा हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि हम हमारी बात करें या फिर हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जहाँ पे हमने देखा है कि लोगों ने चीज़ों को सही तरीके से करके भी बहुत अच्छा बिजनेस किया है। डेफिनेटली काम वही है, होता है वो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नया आइडिया ऐसा लेके आओ जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो। कई बार आइडियाज़ वही हैं, आप उसको सही से एग्जीक्यूट कर दो, और वही है कि जो एग्जीक्यूट कर देगा ना, वही इम्प्लीमेंट जो कर पाया, वही आइडिया सक्सेसफुल है। अच्छा गौरव सर, आपने कब स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में? हम लोगों ने, मैं अगर बात करूँ तो मैं जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन के समय पे हम देखते थे, मैं जैसे ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन देखते होंगे, एडिशनल कंस्ट्रक्शन देखते थे वहाँ। मैं मतलब कई बार मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड था हम लोगों का। तो मैं जैसे ट्यूशन्स पढ़ाता था तो वहाँ किसी का रेजिडेंस बन रहा था, तो मैं देख रहा था कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था साथ में, तो मुझे दिखा कि यार नहीं, मैं इनके हेल्प कर सकता हूँ प्लान करने में कि कैसे बनाइए। तो वहाँ से स्टार्ट करा, फिर धीरे धीरे हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तो वहाँ वर्किंग करते करते हम लोगों ने देखा कि यार अपन डिज़ाइन तो कर रहे हैं, मतलब ये प्लानिंग्स वगैरह हम करने लगे थे। तो चिराग मेरे जो पार्टनर है वो मिले, ही इज़ वेरी गुड इन दिस डिज़ाइन एस्पेक्ट्स, तो वो डिज़ाइनिंग कर रहे थे। मेरा ये हो गया कि मैं, क्योंकि इतने समय से लोगों के इंटरेक्शन में था, माय चाइल्डहुड, तो मेरा ये इनबिल्ट इनहेरेंट हो गया कि आप इंटरेक्शन जब कर रहे हो लोगों से तो वो मे बी कन्विंसिंग है, या जो मैं बता रहा हूँ वो शायद समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, या वो जो बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने हमेशा समझा है कि हमेशा लोग बोलते हैं ना कि गुड लिसनर होना है, तो मैंने कभी भी वो गुड लिसनर रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं सुना है, मैंने हमेशा अंडरस्टैंड करने के लिए सुना है। तो वो इसलिए सुना क्योंकि मैंने बहुत कम एज में जब बाहर जाके लोगों से मिलना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो भी बताना है पेरेंट्स को, अच्छे आ गए तो भी बताना है। वो पेरेंट्स बेचारे, क्योंकि मैं जिस जगह से स्टार्ट किया था, तो ये सब बहुत फ़ायदा हुआ। और चिराग काफ़ी अच्छे थे इन चीज़ों में, डिज़ाइंस वगैरह में। तो हम दोनों की जर्नी को वर्किंग करते करते हमें लगा कि नहीं यार, साथ में काम कर सकते हैं। हमने एज एन कंसल्टेंट वर्किंग स्टार्ट किया। पहले हम डिज़ाइनिंग्स करते थे बड़े प्रोजेक्ट्स की, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने करे। आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग जिसको बोलते हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग, क्योंकि मेरा और मेरे पार्टनर दोनों का पोस्ट ग्रेजुएशन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। हम दोनों पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स हैं। तो वहाँ हम लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग करते थे। साथ साथ में हमने जब वर्किंग देखा तभी मैंने बोला कि हम जब एग्जीक्यूशन देखते थे तो वो गैप इतना बड़ा दिखा हमें कि यार ये एग्जीक्यूशन जो चल रहा है साइट्स पे और जो हम बता रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं कि स्टील ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं दिखी। और अल्टीमेटली हमें ये लगा कि जो कस्टमर के लिए बना रहे हो आप, कल से कुछ भी इसमें इफ बट आता है तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? डिज़ाइनर। तो क्या होता है, डिज़ाइनर फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के साथ डिज़ाइन करने लगता है, तो आपने कॉस्ट वहीं बढ़ा दी एंड यूज़र की। तो एग्जीक्यूट करना वही है कि आइडिया है, सब चीज़ें हैं, वो एग्जीक्यूट प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम धीरे धीरे एग्जीक्यूशंस में स्टार्ट हुए, और एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया तो आज की डेट में डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यही एक जर्नी थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि नहीं, प्लान्स को एग्जीक्यूट कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ आएंगी, बहुत सारे प्लान्स आएंगे, बहुत सारे थॉट आएंगे, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने वाले भी लोग चाहिए। जस्ट लाइक यू सेड कि रियल एस्टेट में प्लान, विजन सब है, और उसको ग्राउंड रियलिटी पे एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज, कंपनीज भी उतनी ज़रूरी है जो आपने जो सोचा है उसको एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि ब्रोशर्स में तो आप सब कुछ दिखा दोगे, 3D वॉक थ्रू में आप सब कुछ दिखा दोगे, लेकिन अगर वो रियलिटी में वैसा नहीं बना, क्योंकि जो अल्टीमेटली बायर है या जो इन्वेस्टर है वो उसी चीज़ को देके आपको पैसा दे रहा है, और अगर उसको देन वो रियलिटी में अगर नहीं मिलती है तो वो डिसअपॉइंट होता है। देखिए, रियलिटी में मिल भी जाएगी, मिलती भी है, पर मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कोई बहुत अलग कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, एज ऑफ वर्किंग हो गया, उनके लिए भी, कस्टमर के लिए भी ईजी होता है समझना कि बन क्या रहा है। जो बनवा रहा है हमसे, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, बिल्डर्स हो गए या कंपनीज हो गई, उनके लिए भी ईजी है जो वो बता रहे हैं, हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब ईजी कम्युनिकेशन को हमने बहुत
सॉर्ट कर दिया है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए साइट पे। ये भी एक हमने बहुत बड़ा, क्योंकि यही बहुत बड़ा गैप था, है ना, अननेसेसरी। अदरवाइज आप बता रहे हो ऐसा करना है, उसके लिए आपको 3 इंजीनियर्स अलग हायर करके उनको आपको फिर उन पे पूछना है क्वेश्चन। तो वो आदमी इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व था, आज वो इतना नहीं है। आज उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी को दे दिया वर्क, सो नाउ ही इज़ रिलैक्स्ड नाउ, है ना। डिलीवरी तो पहले भी होती थी, ऐसा मैंने बोलना गलत है कि नहीं होती है या सही नहीं होती, होती थी, पहले भी बन रहे थे, पहले भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है। आप आज देखिए पुराने स्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्री हाउस, अपोलो टावर, सब पुराने ज़माने के स्ट्रक्चर हैं। एग्जैक्टली, तो ये सब भी बने हैं। और नहीं, उसके भी पहले चले जाएं तो हम जो बने हुए हैं हमारी, आप अगर बोलेंगे तो जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, राजवाड़ा देख लीजिए, लालबाग देख लीजिए, ये सब भी बनी है ना, तो ये सब एग्जीक्यूट हुई है। पर ये हुआ है कि जो एग्जीक्यूट हुई है, जिन भी लोगों ने किया है, हम बस इतना कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक प्लेस पे लाके लोगों को डिलीवरी दे पा रहे हैं। अच्छा, आप गौरव सर ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, डिलीवरी की बात कर रहे हैं, इंदौर में और पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया में ये चूँकि अब इवॉल्व तो हो रही चीज़ें, ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये इवोल्यूशन किस समय स्टार्ट हुआ या किस ईयर में स्टार्ट हुआ, जो आप अभी देख पा रहे हैं? क्योंकि आपका एक लंबा जर्नी है, तो आपने देखा कि भाई ये 2000 में हुआ या 2015 में हुआ या 20 में हुआ या 25 में हुआ, और अभी इसमें कितने सालों का इवोल्यूशन और कितने सालों का ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है? मैं ये चीज़ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे जब भी हम कंस्ट्रक्शन की, मैं पर्टिकुलरली जब बात करता हूँ या पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो मुझे 2-3 कंपनियाँ थॉट में आती हैं। टाटा, जिन्होंने संसद बनाई, L&T जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है, डेट टू मुझे पता है कि यार ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल की या कमर्शियल, जो विद इन द सिटी कोई प्राइवेट एंटिटी बनाता है, तो उस बारे में मुझे अभी कोई ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है पढ़ने को, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई कंपनीज नहीं दिखती जो इस चीज़ को प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो ये हमारे इंदौर में या सेंट्रल इंडिया में ये इवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, कौन से एरिया से, और अभी इसका कितना एक बड़ा स्कोप है कि ये 2030, 2035, 2040 तक अभी इसका नेक्स्ट फेज़ आने वाला है, या अभी ये फेज़ 1 पे ही है, इसका फेज़ 2 आएगा, फेज़ 3 आएगा, फेज़ 4 आएगा? अभी अगर आपने ये, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग है। आप अगर कुछ समय पहले हम भी देख रहे थे, जब हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो लोग अप्रोच करते थे वही कॉन्ट्रैक्टर को, सिंगल कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच करके, हमें नहीं, जिससे भी हम लोग तो डिज़ाइन कर रहे थे, एग्जीक्यूट तो कोई कॉन्ट्रैक्टर करेगा साइट में, तो वो एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को ही देखते थे। एक स्क्वायर फीट में एक लमसम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि इतना काम करोगे, ये छत डालोगे, इतना पैसा तुम्हारा, है ना, ये फैक्ट्री है तो नीचे की आप फाउंडेशन कंप्लीट करोगे तो ये पैसा, इस तरीके से चलता था। पर मैं पिछले कुछ समय से 2 से 3 साल या 4 साल ही बोलूँगा, ये एक ट्रेमेंडस चेंज आया है लोगों में, जब हम उन्हें बता पा रहे हैं उनकी यूनिट कॉस्ट या यूनिट क्वांटिटीज़ बता पा रहे हैं उन्हें कि आप जो लगा रहे हो, कोई सा भी प्रोजेक्ट में कुछ भी मटेरियल्स लगा रहे हो, तो वो इंग्रेडिएंट की ये कॉस्ट है और उस इंग्रेडिएंट पे इस तरीके से काम होगा, उसकी कॉस्ट एनालिसिस ऐसे होगी और इस बेसिस पे आपको पैसा देना होगा। ओके, तो उस बेसिस पे दोनों चीज़ें हो रही कि ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री ही काम कर पाएगी, अनऑर्गेनाइज आदमी को इतना समझेगा नहीं, पर इससे बेनिफिट कस्टमर का भी ये हो रहा है कि जो एक्चुअल में जितना वो काम करा रहा है उतना है उसको पैसा देना है ना, स्टेज वाइज ही पैसा देना है। तो आज ये देख रहे हैं, तो अभी तो बहुत इनिशियल फेज है, फेज 1 ही है कि बहुत कम लोगों को, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। मतलब पिछले 2 या 3 साल में ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हम इंडस्ट्रीज़ में तो करते आ रहे थे, अभी बहुत पहले से हो रहा है। इंडस्ट्री में आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते थे, पर हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। जनरली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लोग नहीं उलझना चाहते इन चीज़ों में कि यार कितना स्टील लगेगा, कितना ये लगेगा, वो तो सीधा सीधा बताओ कि कितना ओवरऑल काम होना है, लमसम में हाँ, ओवरऑल काम इतना होगा, इतने स्क्वायर फीट है, 2 लाख स्क्वायर फीट है, मैंने इतना रेट में दिया है आपको काम, अब इतना करोगे, इस स्टेज पे पैसा देंगे। तो आप देखेंगे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, बीच में प्रोजेक्ट भी रुक जाता था, वो इसी, ये भी एक रीज़न होता था, क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसको लगता है मेरा लेबर ज़्यादा लग रहा है, मेरा पैसा ज़्यादा लग रहा है, मेरा मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, उसको लगता था क्लाइंट को कि नहीं मैंने तो सही दिया है। और ये शायद इसलिए भी होता है कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बहुत लंबी होती है, और अब लेबर का भाई मार्केट में अगर चीज़ें कोई यार किराया ही महंगा हो गया, उसका इम्प्लीकेशन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे आएगा। हाँ, तो वो अब बार बार नहीं चेंज कर सकता, वो चेंज कैसे करेगा, वो स्क्वायर फीट में बात करेगा, क्लाइंट को लगेगा। तो हम लोगों ने ये देखा, ये हम लोग जब इनिशियल यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट की, तो ये एक चैलेंज हमने फेस किया कि लोगों को समझाना, कन्विंस करना मुश्किल हो रहा था इस सेगमेंट पे। लेकिन जब हमने बताया कि इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी काम कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टियर 1 सिटीज़ में इस चीज़ पे हो रहा है, रेट एनालिसिस हो रहे हैं सब चीज़ों के,
हैं और यूनिट रेट आइटम रेट्स पे जा रहे हैं वर्किंग, तो वाई वी आर नॉट डूइंग दैट थिंग इन आर ओन सिटी, आर ओन टेरिटरीज। ये करने पे बेनिफिट तो सभी का है ना, विन विन में है सभी लोग, लेबर भी विन में है, एग्जीक्यूशन एजेंसी भी विन में है, क्लाइंट भी विन में है, वेंडर, सभी को सबका सब क्लियरिटी है। तो आप जब ये तरीके से कर सकते हो, यही तो ऑर्गेनाइज्ड हुआ ना काम करने का तरीका। तो ये अभी तो बहुत इनिशियल फेज है, अगर ये पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड होना है तो अभी टाइम भी लगेगा। आई थिंक सो आने वाले 5-7 साल लग जाएंगे इसको सभी लोगों के अंदर ये माइंडसेट जाना, मतलब अभी क्योंकि अभी फेज 1 है ये, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड होना स्टार्ट हुआ है लोगों को। कमर्शियल सेगमेंट, रेसिडेंशियल्स में तो अभी वो और बहुत पीछे है। अभी भी लोगों को वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं आ रहा है, अभी भी रेसिडेंशियल्स में ये हो रहा है कि हाँ ओवरऑल वर्किंग है, लेकिन अब क्या हो गया, हमारी जैसी जो कंपनीज होती हैं वो पूरा उनका बैक वर्किंग पूरा कर लेती है। बैकवर्ड वर्किंग मतलब हम जो रेट्स दे रहे हैं किसी को, अभी क्या होता है, जस्टिफाइड नहीं है ना। क्या होता था पहले, किसी ने एक बिल्डिंग करी, उसका एग्जांपल लिया कि मैंने वो बिल्डिंग सपोज एक्स रेट में करी, मैंने 1 लाख रुपए में वो बिल्डिंग का काम लिया था, तो मैं अगली बिल्डिंग में 1 लाख या 1,10,000 में लूंगा। वो बिल्डिंग का कंपैरिजन, मतलब उनके रेट्स कंपैरिजन होते थे उससे लेके, एक्चुअल नहीं होता था, क्योंकि हम प्रोडक्ट हमारे अलग अलग बन रहे हैं ना हर बार। हमारा ऐसे सिंपल एक सिंगल प्रोजेक्ट तो है नहीं कि ये बनाया है और एज इट इज ही रेप्लिका बनाना है, तो मैं उसका कंपैरिजन दूंगा कि यार 10% कॉस्ट बढ़ गई, इतने समय में इतना बढ़ा दो। आप जो बना रहे हो सकता है उसमें और कम लगना हो, कि उसमें वॉल्स कम हो जाएंगी, हो सकता है वहाँ पे आपकी हाइट कम है, एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स फैक्टर्स हैं। तो अभी तक वही चलता आ रहा था, तो उसी चीज़ों पे रेट्स जा रहे थे हर आदमी के। पर रेसिडेंशियल्स में हम लोग जब करते हैं, हमारे पास कोई कस्टमर आता है या कोई आता है, तो हम लोग उसका पहले वर्किंग करते हैं कि एक्चुअल जो इनका प्लान है, एक्चुअल जो एग्जीक्यूट करना है, उसका क्या पैसा लगना है। 90% ऑफ कंपनीज या 95% बोलूँगा मैं, नॉर या Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में वो ऐसे नहीं करती है। उनके एक रेट फिक्स होते हैं कि मैं तो, मतलब आपने अगर सुना हो कभी ट्राई किया हो कि मैं तो आपका 2,000 रुपये स्क्वायर फीट में आपका, अगर तो ये ऐसी तो वो आता कहाँ से, लोगों ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं कि वो है कहाँ से, आया कहाँ से। वो ऐसा तो नहीं है कि आपकी 4 कार हैं और कारों के रेट्स फिक्स हैं, उसी बेसिस पे ले रहे हो आप। इट्स लाइक डिफरेंट, नो, उसका घर अलग है, इसका अलग है। ये सीमेंट, उसमें जो मैं समझ पाया कि ये सीमेंट यूज करूंगा, ये सरिया यूज करूंगा, पर आपके कमरे की साइज अलग है, किसी और के कमरे की साइज अलग है, किसी और को हार्डवेयर कुछ नंबर ऑफ, आपके यहाँ पे 10 दरवाजे लगना है, किसी के यहाँ पे 12 लगे थे। आपको भी 2,000 में दे रहा है, वो 12 दरवाजे वालों को भी 2,000 में दे रहा है। किसी ने 10 फीट हाइट ली, किसी की 11 फीट हाइट है, वो भी 2,000 में कर रहा है। किसी ने 8 इंच की वॉल्स बनानी है, किसी ने 4 इंच की वॉल बनानी है। तो कैसे आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो? मतलब मैं ये अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ कि कस्टमर को भी तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि मैं किस बेसिस पे ये रेट डिफाइन कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक ये चीज़ किया कि हम ये रेट का जो कैलकुलेशंस है उसके साथ ट्रांसपेरेंटली बताते हैं उन्हें कि ये रेट्स आने का रीज़न ये हो सकता है कि ये 1950 आ जाए। आपको इनिशियल हमें फाइनल करना पड़ता है कि आपको किस रेंज में जाना है। आपने बोला 2000, तो हमने इनिशियली फाइनल कर दिया क्योंकि आपका 2000 में हम कर रहे हैं। लेकिन जब ये फाइनल होते हैं आपके प्लान्स, आप बना क्या रहे हो, दिखेगा कैसे, और वो बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल लगने वाला है, वो 3 पैरामीटर्स हमारे पास जैसे ही आते हैं, हम फिर उन्हें फिर एक्चुअल रेट्स बताते हैं कि दिस इज द कस्टमाइज्ड रेट। क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है ना, हर किसी की इंडस्ट्री, हर किसी की बिल्डिंग, हर किसी का कमर्शियल बिल्डिंग किसी और के बिल्डिंग से मैच तो करेगा नहीं, हर किसी का अलग है। तो वो उसको कस्टमाइज्ड ही दे पाएंगे। उसका जो कोट होगा वो कस्टमाइज्ड होगा, वो जेनरिक कोट नहीं होता है। तो ये प्रोसेस ही चेंज करना कि कस्टमाइज कोटेशंस पे जाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शायद आप भी पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा होना चाहिए, है ना। लोग अब जनरल तो वही चलता है, एक रेट चलता है, एक टैरिफ रेट चल रहा है, मतलब जस्ट लाइक कि और वही सबको ही पास ऑन होता जा रहा है, पास ऑन हो रहा है। तो हम ये चेंज देख रहे हैं। कस्टमाइजेशन तो मैंने नहीं सुना था, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, डिजाइन्स में सुना है, इंटीरियर में सुना है। हाँ, तो वो अगर ये जब हो रहा है कस्टमाइजेशन, तो एग्जीक्यूशन में भी तो होगा ना। एग्जीक्यूशन का कस्टमाइजेशन, कुछ बढ़ रहा है तो कॉस्ट बढ़ना चाहिए, कुछ कम हो रहा है तो कॉस्ट कम भी होना चाहिए। तो दोनों तरफ है वो। अगर रेट बढ़ती है चीजें तो बढ़ेगी, तो वो कस्टमर को भी समझ में आता है। लेकिन रेट कम हो रही तो कस्टमर को फायदा होना चाहिए। कमर्शियल बिल्डिंग्स हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्रीज में होता था। इंडस्ट्रीज में हर चीज़ के ऐसे ही कैलकुलेशंस आते थे, और तभी उनके BOQs आते थे। BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज आती थी हमेशा, कि ये लगना है मेरे यहाँ, तो आप रेट इनका दो। अब ये बढ़ेगी तो मैं ज़्यादा दूंगा, कम होगी तो कम दूंगा। तो एक रेट उस बेसिस पे फिक्स होते थे। पर ये आपको कमर्शियल इंडस्ट्री में लाना, जो हाई राइज में लाना और ये लाना एक चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज में क्या होता है, पूरा सेटअप है, उनको वही बनाना है, उनकी टीम्स हैं, इन हाउस टीम्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, सब कुछ है, क्लियर है, और बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है। बाकी जगह इमोशंस इन्वॉल्व, रेसिडेंशियल्स में इमोशन इन्वॉल्व हो गए, तो कभी भी चेंज हो जाता है। तो उसमें तो और ज़्यादा प्रिवेलिंग हो जाता है ये फैक्टर कि आपको आपकी चीज़ें पता होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे कस्टमाइज करके चीज़ों को
रेट कोट कर रहे हो। Okay. इससे क्या होता है लॉन्गर रन में मेरे जो कस्टमर्स आते हैं आज की डेट में मेरे 80-90% रिपीट कस्टमर आते हैं, या वर्ड ऑफ माउथ है मेरे पास। मुझे हर बार नया कस्टमर लेने के लिए कोई वो नहीं करने की ज़रूरत होती। तो यही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी हम लोगों की जो मेरी टीम की है आज तक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही है कि हमें वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी काम मिलता है, क्योंकि उन्हें इनिशियल फेज में ही हमने जो चीज़ें बताई थी वही डिलीवर करके दी। हमने बीच में आके खड़ा नहीं कर दिया कि सर अब तो नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100%, पर 100% 95 जो कस्टमर्स के साथ हमारा कोई नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है, देखिए बहुत डायनामिक है, नेचर बहुत डायनामिक है किसी चीज़ों का, कुछ अवेलेबिलिटी नहीं, कोई रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंसी है, ट्रांसपोर्टेशन पे है, कहीं कुछ है, तो वहाँ पे अगर कोई चैलेंज आता है तो देन वी ऑल्सो स्पीक टू आवर कस्टमर्स। लेकिन एक जस्टिफाइड होना चाहिए जो भी आप बात कर रहे हो। अगर वो जस्टिफाइड हो जाती है, कई बार टीम से इसमें टीम डेवलप करना, वर्किंग करना, ये अपने आप में ही एक चैलेंज है, उसको बनाना करना, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। अच्छा, अभी आप चैलेंज की बात कर रहे हो और हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ नई इवॉल्व होती है या सेकंड ट्रांसफॉर्म होती है या कुछ चेंज होता है जी, तो उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब चूंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, अभी आप खुद भी बता रहे हैं कि ये मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करती है। लेबर है, मटेरियल सप्लाई है, अगर वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो भाई उसमें इमोशंस भी आ जाते हैं, फीलिंग्स भी आ जाती है। तो अभी टीयर 2 सिटी या एक जो टीयर 1 सिटी है, इसके बीच में क्या वो डिफरेंस मेजर कर पाते हैं या वो क्या चैलेंजेस हैं? या टीयर 1 में ये बहुत आसान होता है काम करना, टीयर 2 में यार अभी थोड़ा सा बहुत मेहनत लग रही है चीज़ों पे, तो अभी क्या वो चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं टीयर 2 और टीयर 1 सिटी में काम करने में, कंस्ट्रक्शन में? देखिए अभी जैसे हाई राइज की बात करें तो टीयर 1 में लोग धीरे धीरे, जैसे भी मैंने आपको बताया है कि वो प्रोसेसेस चेंज हो रही हैं, इवन अलॉटमेंट ऑफ द वर्क चेंजेस हैं, तो आपकी एनालिसिस पहले करते हैं कि काम किससे कराना है, कैसे करना है, तो ये प्री कंस्ट्रक्शन की प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, तो वहाँ पे ही फिल्टर आउट हो जाता है। और फिर प्रोसेस सेटअप है, स्पेसिफिकेशन सेटअप है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट सेटअप है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बार आपने ये सब चीज़ें देखी तो आपको एग्जीक्यूट करना है। हमारी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस ही अभी क्लियर नहीं है लोगों की। आपने टीयर 2 में अगर हम कमर्शियल के अलावा रेजिडेंशियल की बात करें तो यहाँ तो प्राइस भी सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है कि वो समझना भी नहीं चाह रहे हैं कि वो प्राइस फैक्टर क्या है, क्यों आ रहा है, वो समझाना, लेकिन आप समझाते हो और क्लियरली बता रहे हो तो ठीक है, नहीं बता पाते हो तो वो फिर उन्हें लगता है कि दिस आर नॉट द करेक्ट वे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना, मार्केट में जैसे मैंने बताया हम बहुत इनिशियल फेज में चेंजेस के, ऑर्गेनाइज करने के, तो आज भी वो प्लेयर्स वहाँ पर हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, जिन्होंने वही देखा है कि मैंने पिछला रेसिडेंस बनाया था मान के चले 50 लाख में, तो ये 52 लाख में बना दूंगा या ये 48 लाख में बना दूंगा, +-2 वो मतलब वो रेफरेंस अपने प्रीवियस वर्क से ले रहे हैं, वो ये नहीं ले रहे हैं कि ये पूरा सेपरेट है, ये कोई नया है तो इसको इस बेसिस पे देना है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से कंपेयर करना शुरू करते हैं कि उसने तो मुझे ये बोला। अल्टीमेटली होता ही ये नहीं है, जो मैंने अपने डिज़ाइनिंग फेज में सीखा था या देखा था जब मैं डिज़ाइन कंसल्टेशन करता था कि लोगों ने प्रोजेक्ट तो ले लिया कि चलो मैंने 50 लाख में फाइनल कर लिया, डन कर लिया, पर आखिरी बिल उसको 65 लाख का दिया, बनते बनते वो 65-70 ले लेगा, दिया ना आदमी ने, उसने बात इनिशियल फाइनलाइजेशन के समय पे तो 50 में ही करवाया, पर देना पड़ा 70 उसको, क्योंकि करते करते उसने बता दिया ये चीज़ें। इससे बेटर ये होता है कि कोई प्रोफेशनल एजेंसीज हायर करते, देखते आपकी क्या जाने वाला है, वो हो सकता है आपको इनिशियल 65 बताता, आपको लगता है वो 50 बता रहा है, क्योंकि आप कंपेयर ही गलत कर रहे हो ना। आप कंपैरिजन दो आइडेंटिकल चीज़ों में कर सकते हो, मतलब एप्पल टू ऑरेंज कर रहे हो, जबकि एप्पल टू एप्पल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है यहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, कि दे आर नॉट थिंकिंग कि हम किससे कैसे काम करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप ये कंफर्म करो ना, आपको रेट कंपेयर करना है तो आप कोई 2 चीज़ें सेम ले लो कि मेरे ये हैं, ये सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, नाउ यू गिव द रेट्स। अब 4 लोगों से लो जिससे भी रेट लेना है, तब आपको एक क्लियर रेट्स आएंगे आपकी साइट्स के। तो ये एक मेजर है। टीयर 1 सिटीज़ में ये लोगों को क्लियर है कि उनके स्पेसिफिकेशन उन्हें पता है, और वो स्पेसिफिकेशंस पे कोड्स मांगते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, या फिर जो भी कोड्स दे रहा है वो स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करके दे रहा है। कई लोग बस सिंपल मेंशन करके दे रहे हैं कि मैं ये लगा दूंगा और ये करके कंप्लीट करके दूंगा। तो ये एक मेजर चैलेंज और मेजर डिफरेंस है जो आपने बोला ना, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ या जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं और जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, होना भी है, क्योंकि अभी अगर फेज़ 1 पे ही हम बैठे हैं और वो तो शायद अभी फेज़ 2 फेज़ 4 पॉट क्रॉस कर चुके होंगे, वो तो अपना एक बेंचमार्क ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, और वो वहाँ पर वो अवेयरनेस आ गई, वहाँ पर वो एजुकेशन भी आ गई है। इवन वो वहाँ का जो कस्टमर है वो भी इतना अवेयर्ड है कि वो चीज़ों को समझता है। गौरव सर, अभी मैं देख रहा हूँ ये जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो
इंफ्रा का हो रहा है, चाहे वो रेसिडेंशियल का हो रहा है, वो कमर्शियल का हो रहा है। पहले ज़माने में हम देखते थे कि वो मोर ओवर जो कंस्ट्रक्शन होता था ऑन ग्राउंड ज़्यादा होता था। ऑन ग्राउंड से मेरा मतलब कि भाई अगर कमर्शियल बिल्डिंग भी बन रही तो उसकी पार्किंग भी ग्राउंड पे होती थी। वेयर एज अब जो कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि सुपर कॉरिडोर पर भी बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि शायद वो अंडरग्राउंड हो रहा है। तो अभी ये कितना एक डिफरेंस आ गया है कि जो चीज़ें ऊपर जानी है वो उतनी पहले नीचे भी बन रही है। तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या पैरामीटर्स को ध्यान रखा जा रहा है, या क्या एक्सपर्टाइज उसमें चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मल्टी लेवल पार्किंग जो बन रही है वो अंडरग्राउंड बन रही हैं जो पहले नहीं होती थी। तो अभी कितना डिफरेंस आ गया इन चीज़ों में? देखिए, एक मेजर ये हो गया है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी हैं, प्लस अवेयरनेस ऑफ बिल्डर्स भी है कि आपको जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो एक मेजर पॉइंट है कि हर पर्सन के पास कार है, पार्किंग की स्पेस उसे खुद ही बनानी है। अब अगर वो ऊपर जाता है, आप ये बात कर रहे हैं इंदौर में, तो ऐसे इंदौर में कई जगह ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पोडियम पार्किंग पे भी आ रहे हैं, जो ऊपर जाके पार्क भी कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक पार्किंग ही बन रहा है कि 2 फ्लोर नीचे पार्किंग है, 3 फ्लोर ऊपर पार्किंग है, ऐसे 4-5 फ्लोर सिर्फ पार्किंग के लिए बनाना पड़ रहा है। आज की डेट में ऐसा वर्किंग हो रहा है। बेसमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि हर चीज़ का एक FAR होता है, मीन्स हर सिटी का गाइडलाइन होता है कि आपको आपके प्लॉट में कितना परमिसिबल एरिया आप बना सकते हो, कितना आपको एरिया MOS छोड़ना होगा, है ना, मार्जिनल ओपन स्पेसेस छोड़नी होगी। तो वो सब छोड़नी है तो उसे या तो वो ऊपर जाएगा या अंडरग्राउंड जाना ही होगा। तो अंडरग्राउंड जाके ये होता है कि आप वैसे भी फाउंडेशंस बनाते हो जब हाई राइज बिल्डिंग्स के, तो यू नीड अ स्ट्रेटा, आपकी जो सॉइल टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन में आता है वहाँ तक जाना ही है। तो यूटिलाइजेशन हो जाता है कि वहाँ जा रहे हो तो आप बेसमेंट्स पे आ जाओ। अब इसमें चैलेंजेस ये आते हैं कि वाटर प्रूफिंग प्रॉपरली हो। ये एक आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब अंडरग्राउंड जाते हो तो वाटर प्रूफिंग एक मेजर एस्पेक्ट है जिसको आपको ध्यान रख के करवाना चाहिए, अदरवाइज ये फेल हो जाते हैं। कई सारे बेसमेंट्स में आप देखेंगे पानी भरा होता है। हाँ, कई सारे क्या मेजर ऑफ में देखने को मिल रहा है वही है, क्योंकि वो वही है कि उन्होंने जो पॉजिटिव वाटर प्रूफिंग्स करना होती थी वो छोड़ के बाद में करना स्टार्ट करते हैं, तो वो रुकता नहीं है। एक बार आपने सोर्स बना दिया है किसी चीज़ का तो रुकेगा नहीं। सिमिलरली हर जगह आती है ये प्रोसेस में। तो अगर आपने ये सब बना लिया, प्रॉपर कर लिया, तो यू कैन यूटिलाइज दी मैक्सिमम यूसेज, मतलब मैक्सिमम यूज़ कर पाते हो एक पर्टिकुलर लैंड का। इसलिए आप अंडरग्राउंड भी जाते हो और वर्टिकल ऊपर भी जा रहे हो। तो यही चीज़ें हैं, और इसमें आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को प्रॉपरली स्टडी करके एग्जीक्यूट करना अगर आता है, या प्रॉपर आपकी टीम्स अच्छी हैं, तो आपको इन चीज़ों में काम करना चाहिए। अदरवाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपने अगर थोड़ा भी इधर उधर करा है, क्योंकि आपकी सिर्फ अंडरग्राउंड ज़्यादा है चीज़ें, नहीं अंडरग्राउंड भी है, और आप इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कोई बना रहे हो या हाई राइज बना रहे हो तो देयर आर लॉट ऑफ एंड यूजर्स विल बी कमिंग देयर। तो उन सबकी लाइबिलिटी भी आपकी आप जो बना रहे हो उस पर ही डिपेंड कर रहा है कि आप क्या बना रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये है कि एक कॉमन टीम एफर्ट होता है, और अच्छी टीम्स काम करेगी तो डेफिनेटली आप आपने जो बोला है कि इन चीज़ों में टीम्स के साथ साथ और टेक्नोलॉजीज़ हैं। आज की डेट में मशीनरीज इतनी है कि आप डीप एक्सकेवेशन कर सकते हो, है ना। मशीन्स इतनी सारी एक्सकेवेटर्स अवेलेबल हैं कि आप डीप एक्सकेवेशन पे जा सकते हो। पहले मैन्युअली इतना चीज़ें होती नहीं थी, है ना, इतना ज़्यादा था नहीं, कुछ मशीनरी बहुत कम थी अवेलेबिलिटी, लेकिन आज की डेट में है तो हम वो मशीनरी का यूसेज करके वी आर यूटिलाइजिंग दोज रिसोर्सेज। आज की डेट में वो फिजिबल है करना, पहले बहुत मुश्किल हुआ करती थी ये चीज़ें। आप देखेंगे तो वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में तो बहुत बड़ा एक यू कैन से कि बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि कोई बेसमेंट बना होगा और तो सक्सेसफुल हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे ये सब रिसोर्सेज नहीं थे। हाउ दे आर वर्किंग इन देयर ओन। तो अब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो चीज़ें बन रही हैं, अवेयरनेस भी है और हम सीखते भी हैं, है ना। ह्यूमन माइंड आप देख रहे हैं, अगर जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रह रहा है वो चाहता है टियर 1 सिटीज़ में रहना, और हमेशा एक्सपेक्टेशन है ना कि आगे का मैच करना। टियर 1 चाहता है कि वो किसी और देश में जाके रह ले, है ना, और देश वाला जाता है कि UK US में जाके वो तो अपग्रेड होने की तो वही है कि अपग्रेडेशन के मोड में हम लोग, एंड वी आर डूइंग रियली गुड इन दिस टियर 2 सिटीज। और हमारा जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली अभी जो दिखता है, हम लोग जब बिल्डर से बात करें तो दे आर नाउ थिंकिंग कि जो काम हो रहा है या समझ रहे हैं, उनकी अवेयरनेस तो आ गई है। मतलब एजुकेशन इज़ देयर, ट्रेनिंग्स भी हैं, वो भी चाहते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दें और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तो ये चीज़ें मुझे जो दिख रही है, जो चेंजेस आए हैं, डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग वी कैन अडॉप्ट। हम बाहर की टियर 1 टियर 2 सिटीज़ का मेजर एक डिफरेंस आपने पूछा था, तो वहाँ की जो एग्जीक्यूशन की क्वालिटीज़ हैं वो आज भी हम टियर 2 में नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। इवन
ऑर्गेनाइजेशन लाइक वैसा डिमांड भी नहीं होती ना सिटी में, डिमांड भी नहीं होती है और वैसा एंड यूज़र भी जो चाह रहा है, एंड यूज़र भी और जो बिल्डर बना रहा है वो जिसको देने वाला है उनको भी नहीं है। तो वो लेकिन कुछ लोग हैं जो अब इस सेगमेंट में दे आर थिंकिंग। सो हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि आप जो बाहर काम देखो कि कैसे हो रहा है और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो यहाँ पे, तभी आप करोगे। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मैं एग्जीक्यूट अच्छा कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि यहाँ मिल नहीं रहा, आपने जब सर्च करा लोग कि किन से बात करूँ, कौन कंस्ट्रक्शन मुझे बता पाएगा क्या चल रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर आप बाहर देखेंगे देयर आर मल्टीपल पीपल्स हु आर डूइंग रियली गुड। सो हम अपने आप को हमेशा देखते हैं कि सीखना है तो उनसे सीखें। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि यार आई एम, है ना। जैसे हम लोग भी हमारा कुछ कंटेंट डिजाइन करते हैं तो हमारे नेक्स्ट जो अपडेटेड लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको देखते हैं, तो वही है कि वो सीखना आपको उनसे ही पड़ेगा ना, और आप यहाँ देख के उसको इम्प्लीमेंट करो तो ये चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। डेफिनेटली ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होने की तरफ है, हो रही है। नहीं वो डेफिनेटली हो रही है, और इसका मैं रियल एस्टेट के पॉडकास्ट में पर्टिकुलरली एग्जांपल भी देता हूँ कि एक अपोलो टावर जो बना था वो देखते हैं और अभी एक हाई स्ट्रीट देखते हैं, अपोलो हाई स्ट्रीट बनाया सेम ग्रुप ने, लेकिन कितना डिफरेंस है विजन का, कितना डिफरेंट है प्लानिंग का, कितना डिफरेंस है एग्जीक्यूशन का, और कितना वो अपग्रेडेड वर्जन है। नहीं तो अपोलो टावर में आप अभी भी पार्किंग के लिए स्ट्रगल करते हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही गया था अपोलो हाई स्ट्रीट, सब कुछ मैनेज्ड है। इवन उन्होंने जो मैंने लेटेस्ट नई चीज़ देखी जो शायद मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी, कि वो ये भी बता रहा है कि कितनी ऑक्यूपेंसी लेफ्ट है अभी गाड़ियों की। वेरी ट्रू। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मैंने हाई स्ट्रीट में जाके देखा कि उन्होंने बताया कि अभी 290 गाड़ियां और पार्क हो सकती हैं इस प्रीमाइसेस में। ये मैंने शायद पहली बार ही अपोलो में ही देखा। तो आप देखिए ना, जब हमारे रोड डेवलपमेंट होते थे, हमने रोड वाइडनिंग की, हमने प्रॉपर अगर प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ों को, तो वो प्लानिंग के साथ साथ इवॉल्व होता रहता है। तो आप जब भी करते हैं, मुझे लगता है हम इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं, एक म्यूचुअल अगर कोलैबोरेशन होता है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का साथ में, तब जाके चीज़ें और इम्प्रूव होने लग जाती हैं, है ना। आप बाईपास पे देख रहे हैं हमारे इंदौर के आसपास, बाईपास तो अभी बहुत स्ट्रगलिंग फेज में क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ों का, हाँ, उस तरीके से उन्होंने जो फ्लाईओवर्स बनाए थे वहाँ पे, उसमें ट्रैफिक का उनको इतना ज़्यादा अज्यूम ही नहीं करा था कि इतना ट्रैफिक बढ़ जाएगा कि हमारा जो विड्थ हमने ली है और जो हमने उसकी साइजेस ली हैं डक्ट्स की, वो कम पड़ जाएंगे, है ना। नाउ दे आर रीवर्किंग ऑन ऑल, या इतने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट उसके क्रॉस में आ जाएंगे, मतलब वो विजन उस तरीके से अलाइन नहीं हो पाई, सारी चीज़ें अलाइनमेंट नहीं था। तो ये चीज़ें अगर, क्योंकि मुझे लगता है, या फिर मैं कई बार बात करते हैं हम लोग डिस्कशन में आता है कि थोड़ा सा म्यूचुअल पार्टिसिपेशन आना चाहिए एटलीस्ट इन डिस्कशन ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। क्योंकि कई लोग जो काम कर रहे हैं बाहर, जैसे हम लोग अभी ग्रीन बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट, मुझे अच्छा लगा था कि हम लोगों को अप्रोच किया कि हाउ यू कैन कोलैबोरेट और हाउ यू कैन एडवाइज इन मेकिंग देयर ओन बिल्डिंग। कहाँ पर? यहीं पर इंदौर के इंदौर में। हाँ जी, ग्रीन बिल्डिंग्स पे काम हो रहा है। ग्रीन बिल्डिंग्स पे काम हो रहा है। हम जो अभी कर रहे हैं, आपने जो प्रोजेक्ट बोला था वो ग्रीन बिल्डिंग है, गोल्ड रेटिंग्स पे बन रहा है अभी जो बन रहा है हमारा, जो हम आपने प्रोजेक्ट की बात करी 140 में, डेट इज़ अ गोल्ड रेटेड प्रोजेक्ट। तो वहाँ एमरल्ड, सो वो स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सकवेशन टिल द एग्जीक्यूशन जो हमारा पार्ट है, उसमें मटेरियल सिलेक्शन और प्रोसेसेस कैसे कर रहे हैं, वो सारे पैरामीटर्स देख के उसको ग्रीन बिल्डिंग का रेटिंग मिला हुआ है गोल्ड। 70 और 80 पॉइंट्स कुछ कवर करें। ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है? ग्रीन बिल्डिंग ये होता है कि आप जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने एक्सकवेशन किया लैंड का, तो जो फर्टाइल सॉइल निकाली उसको आपने वेस्टेज में नहीं मिलाया, मिक्स नहीं करा, उसको यूज़ करा, उसको नर्सरी में दे दिया तो वो प्लांटेशन में यूज़ हुई, या फिर आपने उसको स्टोर करके रखा, वापस आप जब इसका लैंडस्केप करोगे तो आपने क्या करा, आपके जो नेचुरल फर्टाइल सॉइल थी उसको यूज़ करा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सेकेंडली, आप जो जैसे वहाँ पे हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी स्टील है। सेकेंडरी स्टील मतलब होता है कि रॉ मटेरियल्स जो हैं हमने एक्सट्रैक्ट नहीं करे अर्थ से, जो बना हुआ था स्टील, जो रिसाइकल होके बना, वो स्टील को हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपने जो एक बार यूज़ हुआ था उसी को रिसाइकल करके वापस यूज़ करवाया है। तो अल्टीमेटली आपने एक्सट्रैक्शन कम करा ना, स्ट्रेंथ पे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो सारे पैरामीटर्स पे वर्किंग करके करा। इट इज़ नॉट लाइक कि बस हमने कर दिया, इट्स लाइक सेकेंडरी स्टील्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड, जैसे हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, फ्लैश का कंटेंट, अब जैसे ब्रिक्स बन रही हैं तो फ्लैश का कंटेंट इम्प्रूव करा दिया उसमें, तो उससे ये हो रहा है, या इंक्रीज़ करा दिया, उससे ये हो रहा है, स्ट्रेंथ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो वेस्टेज है आपके पावर प्लांट्स का वो यूज़ हो रहा है आपके बिल्डिंग मटेरियल में, है ना। तो वो भी आपने एक तरीके से पोल्यूशन को और वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करा है प्रोजेक्ट्स में,
काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट सिंगल प्रोजेक्ट, सभी प्रोजेक्ट्स में आप कर सकते हैं। सीमेंट है, आप अभी अगर सीमेंट का आप समझते हैं तो सीमेंट में पीपीसी सीमेंट्स आती है, तो पीपीसी इज नथिंग बट दे आर एडिंग फ्लैश इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है उसमें फ्लैश यूज़ कर रहे हैं, तो वो पीपीसी हो गया। तो आज की डेट में जो भी मार्केट में अवेलेबल है, इवन जो मैन्युफैक्चरर दे रहे हैं वो पीपीसी अवेलेबल है, जो आम आदमी यूज़ कर रहा है। तो ये एक तरीके से आपने वेस्टेजेस को मिक्स करके फ्लैश को कंटेंट को बढ़ा के आपने एक प्रोडक्ट बना लिया। तो ऑल दिस प्रोडक्ट्स व्हाट वी आर यूजिंग, इवन प्लानिंग्स कैसे कर रहे हो, आपकी नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम मतलब आप नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाओ। लाइट्स हो गई, सनलाइट को कैसे यूज़ कर रहे हो। फिर वहाँ पे जैसे हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ईटीपी एसटीपी प्लांट्स कोई बनाए ताकि जो भी वेस्ट वाटर है बिल्डिंग का यूसेज का वो रिसाइकल होके एटलीस्ट आपके फ्लश में और इसमें यूज़ स्टोरेज कुछ यूज़ हो सकता है तो आपने रिसाइकल करा, तो वेस्ट वाटर को कम किया है। वाटर रिचार्जिंग करते हैं लोग, आपका अगर बोरवेल है आसपास है तो जो भी रेन वाटर्स हैं उसको रेन वाटर रिचार्ज हार्वेस्टिंग करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। तो ये सारे प्रोसेसेस जब करते हैं इनके सबके कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स के बेसिस पे ग्रीन बिल्डिंग बन पाती है। और ग्रीन बिल्डिंग इज नथिंग जस्ट टू रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन। जितना ज़्यादा आप कम से कम एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कम से कम कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें अवेलेबल है उसको यूज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी हो गई हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड द स्ट्रेंथ। और आप डिज़ाइन पैरामीटर्स को ऐसे यूज़ करें कि आपका क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रहा है, कम से कम रिसोर्सेज आपको लगाना पड़े, सोलर पैनल आप लगा लें, तो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर लिया, कम से कम एक्सट्रैक्ट किया, तो आप अपने आप ग्रीन बिल्डिंग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस की तरफ जा रहे हो, है ना। मटेरियल्स वैसे यूज़ करें। हाँ, मैं अभी ये पॉइंट इसलिए भी पूछा आपसे क्योंकि अभी मैं एक रिसेंटली कैंपेन से जुड़ा हूँ, फाइनाइट अर्थ मूवमेंट। ये चेतन सोलंकी सर का कैंपेन इनिशिएटिव है और वो सोलर मैन ऑफ इंडिया है। और उन्होंने बताया कि 2029 में जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का एवरेज वो 1.5 डिग्री राइज हो जाएगा, 2040 में वो बढ़ के 2 डिग्री राइज हो जाएगा और 2100 में वो बढ़ के 6 डिग्री राइज हो जाएगा। तो उनका भी पॉइंट यही था कि जितनी अभी चीज़ें हैं वो हम इतनी एक्सेसिव में यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी, हम वो जो शायद हमको 50 साल बाद यूज़ करनी थी उसको हम 25 साल पे ले आए। और हो क्या रहा है, इस चीज़ से जो कार्बन एमिशन हो रहा है हर चीज़, क्योंकि जब भी कुछ बनाएंगे कार्बन एमिट होगा और हमें अब वो कार्बन को कम करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको वही चीज़ रीयूज़ करनी पड़ेगी बार बार। इसलिए उनका कहना है कि कंज्यूम लेस। तो जब आप कंज्यूम लेस करोगे तो उस चीज़ को बनाने में जो भी कार्बन जनरेट हुआ है उसके जिम्मेदार आप नहीं हो। तो ये एक पूरा मॉडल है उनका। हाँ, उनका कंजप्शन कम से कम करोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके लिए वही है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सन है, तो उसका कितना ज़्यादा यूसेज हो पाता है जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, है ना। रेन वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसको कितना रिचार्ज कर सकते हो आपके ग्राउंड वाटर टेबल को। आज इंदौर में हम देख रहे थे इनिशिएटिव, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, सब में बाय डिफॉल्ट। हम आज से नहीं, हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। हर एक छोटा सा काम कराओ तब भी वो बड़ा कर रहे हैं तब भी, क्योंकि उसमें इट इज़ नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ रॉकेट साइंस कि आप कुछ अलग से कर रहे हो, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप करो। अभी किसी के यहाँ बोरवेल भी है तो हम लोग उन्हें वही सजेस्ट करते हैं कि आपका रेन वाटर जो है, आपके रूफ का जितना भी वाटर है वो एटलीस्ट आप रिचार्ज कीजिए ना, जमीन में जाए, तो आपका ग्राउंड वाटर अपने आप राइज होगा। तो अल्टीमेटली चीज़ों को अगर थोड़ा अवेयरनेस के साथ किया जाए, चीज़ों का तरीका, थोड़ी एजुकेशन साथ में डाल दी जाए। और मुझे लगता है अगर आम आदमी नहीं कर पा रहा है, पर हमारी जैसे जो एग्जीक्यूशन एजेंसीज हैं, कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, एटलीस्ट वो अपने प्रोजेक्ट्स में लेके आए, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपने एग्जीक्यूट कर दिया ना उसको जो उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये एक बेनिफिट मिलता है जब आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो, तो आपके पास ये सारे इम्प्लीमेंटेशन के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो साइट्स पर या एग्जीक्यूशन पे ला सकते हो। उसके लिए क्योंकि आप हर आदमी को एजुकेट कर पाना वो आई थिंक सो बहुत मुश्किल है, पर बंच ऑफ पीपल को आप जरूर एडुकेट कर सकते हो और उनसे इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हो। चेन बन जाएगी, वो 10 को और एजुकेट करेंगे, अगले 10 को और एजुकेट करेंगे, तो इट इज़ अ नहीं, लेकिन हर चीज़ जो एग्जीक्यूट करने वाला है अगर उसको ज़्यादा एजुकेशन दी जाए और अगर वो एग्जीक्यूट कर दे, और जो एग्जीक्यूशन कराने वाला है अगर वो एक बिल्डर हो गया, अगर वो एजुकेटेड है और जो एग्जीक्यूशन करने वाला है वो है, तो जितने एंड यूज़र हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया ना। तो आपने 2 एजेंसीज ने मिलके ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएशन पे काम करा, सस्टेनेबिलिटी पे काम करा, पर उसका बेनिफिट किसको मिला? जो एंड यूज़र है, उनके ऑपरेशन कॉस्ट कम हो गए, उन्होंने कम इमिशन किया, उन्होंने यूसेज कम किया पावर का, उन्होंने कम से कम दोहन किया आपकी प्रकृति का। तो अल्टीमेटली तो मैं वही बता रहा हूँ कि हम कोर
चीज़ों पे जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वहाँ तक एटलीस्ट मैसेज चला जाए, वहाँ से आगे चीज़ें बढ़ने चीज़ें लगे जल्दी तो अपने सुधरेंगी। है ना। ग्लासेस यूज़ कर रहे हो तो जितना कम ट्रांसमिशन हो रहा है एयर का, लाइट्स का, है ना, तो ये सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कि हम कैसे करके सनलाइट को प्रॉपर यूटिलाइज करें, कैसे वाटर को प्रॉपर यूटिलाइज करें, कैसे एयर पोल्यूशंस को कम से कम करें। क्योंकि आप देखते हैं दिल्ली, नोएडा ऐसी सिटीज़ में कुछ समय के लिए कंस्ट्रक्शन बैन हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि पानी का शॉर्टेज हो जाता है, पानी का इमिशन, पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है ना, कंस्ट्रक्शन से भी पॉल्यूशन बहुत होता है। हाँ, अभी मैंने दिल्ली का रिसेंटली पढ़ा है, वहाँ पर अभी कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि वो अक्टूबर और नवंबर में कृत्रिम बारिश करवाने वाले हैं। जी, इसका रीज़न शायद यही होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि आप इमिशन तो कर ही रहे हो ना, आप जितना ज़्यादा सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो इमिशन आपका अल्टीमेटली आप बढ़ा रहे हो टेम्परेचर को। तो यही सब चीज़ें हैं कि आप जब काम कर रहे हो तो एटलीस्ट वो चीज़ें जो आपके एक मॉरल वैल्यूज़ हैं वो तो डालें उसमें कम से कम। थोड़ा कॉस्ट इनिशियली ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप प्रॉपरली प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करके चीज़ें करेंगे तो ऐसे कोई कॉस्ट में इंक्रीज बहुत बड़ा नहीं है। बट लोगों को लगता है जब इनिशियल सोचते हैं ना, वही कि एजुकेशन इन लोगों को देना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन एडुकेटिंग ईच एंड एवरीवन। ऑलरेडी होगा बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो तो यहीं से इजीली आ सकते हैं ना। अच्छा गौरव सर, जैसे मैं भी पिछले 10 सालों से इंदौर के डायनामिक्स बहुत चेंज होते हुए देख रहा हूँ, बहुत सारी नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, बहुत सारे जो बोलेंगे ना पहले ट्रेडिशनली ऑपरेट करती थी चीज़ें अब वो प्रोफेशनली ऑपरेट हो रही हैं, ऑर्गेनाइज हो रही हैं। और ऐसे समय में जैसे हम भी हमारी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने में ही जुड़े हैं, तो ऐसे समय में जब कोई ऐसी इंडस्ट्री का ब्रांड बनाना होता है तो वो बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है और एक बहुत रिगरस होती है और एक बहुत टफ होती है क्योंकि रेजिस्टेंट टू चेंज हर जगह मिलेगा आपको। और आप भी पिछले कई सालों से वंस इंफ्रा को लेके वो एक माइंडसेट रख रहे हैं कि यार हमें कंस्ट्रक्शन का ब्रांड बनना है इंदौर में, जो शायद जिसको हम ठेकेदारी सिस्टम बोलते थे, कॉन्ट्रैक्टरशिप बोलते थे, ब्रांड तो कभी हमने नहीं सुना था कि भाई कंस्ट्रक्शन का ब्रांड बनना है। तो ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई, इसकी क्या विजन आया कि क्योंकि आप तो इंजीनियरिंग कर ही रहे थे और बढ़िया ही चल रहा होगा मेरे हिसाब से, तो क्या ये थॉट आ गया कि नहीं यार मुझे तो ब्रांड बनना है कंस्ट्रक्शन का। और जब बोलते हैं ना कि दो डीओ मिलते हैं या जो सेम लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं, जैसे इंदौर टॉक की फाउंडेशन में भी एक फ्रेंडशिप है और चिराग सर की और आपकी भी मैंने एक वो बॉन्डिंग देखी है, तो क्या वो विजन रहा, क्या वो थॉट रहा, या क्या वो पेन पॉइंट दिखा आपको आपकी ही लाइन में कि यार वंस इंफ्रा को हमको लाना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें ही देना पड़ेगा? मैंने शायद अभी कन्वर्सेशन में काफ़ी सारे ऐसी बातें बताई, कुछ तो बताए हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा वो बैक ऑफ द स्टोरी, जैसे आपने समझा होगा कि हमारा विजन क्या था। हमारा विजन यही था कि हम लोग जब भी कोई वर्किंग कर रहे हैं तो एक तो एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करा पाए, कैसे एंड यूज़र को वैल्यू दे पाए, अल्टीमेटली वैल्यू प्रोवाइड कर दें, और जो सही तरीके से एथिकल प्रोसेसेस को कंस्ट्रक्शन में ऑर्गेनाइज करके देना ही हमारा विजन था। और हमने देखा कि इसमें ह्यूज गैप है। अल्टीमेटली देयर इज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर दिस थिंग, क्योंकि हमने इनिशियली कंसल्टेशन से स्टार्ट किया था। चिराग और मैं दोनों लाइक माइंडेड हैं हमारी विजन में कि हमें करना है कुछ अच्छा और एक एथिकल वर्किंग करना है, पर हमारे काम करने के तरीके पूरे डिफरेंट हैं। काम अलग अलग तरीके से करते हैं, सबके काम अलग है, मतलब उसका जो विजन है काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, मेरा अलग है, है ना। आई एम मोर फोकस टू कैसे आप वर्क लेके आते हो, कैसे आप डिलीवरीज देते हो, कैसे ऑपरेशंस दे रहे हो। ही इज मोर इनटू द फाइनेंशियल, क्लाइंट रिलेशंस बोले, एग्जीक्यूशंस बोले, या नए प्रोजेक्ट्स लाना, एंड ही इज़ मोर इनटू द फाइनेंशियल्स की इसको मैनेज कैसे। देखिए मैं एक जनरल आई थिंक सो आने वाले समय पे बिजनेस भी करेंगे तो मैं एक हमेशा समझ रहा हूँ कि किसी को भी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में आने की, क्योंकि आप सब कर लोगे, ये सारी सोच अच्छी है, एथिकल बिजनेस ये, पर अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, फाइनेंशियल्स अगर आपके ठीक नहीं होंगे, अगर आप फाइनेंशियल्स में वीक हो, अगर आपने उसकी एजुकेशन, एक सिंपल एजुकेशन जो हमारे यहाँ मारवाड़ी बिजनेस और बनिया होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। तो वो सब चीज़ें हमने आपस में समझा, एक दूसरे को समझा, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग समझ गए कि व्हाट थिंग वी नीड टू डू। और वैसे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुझे जहाँ तक दिखा है आज तक, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि ये टीम एफर्ट है, वो टीम में अगर आपको 2 अच्छे लोग मिल जाएँ तो आप बहुत अच्छे से आगे इसको काम कर सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है इनिशियल फेज में। दिखता बहुत अच्छा है, बिजी, मतलब बड़ा बड़ा दिखता है कि व्हाटएवर ग्लैमरस हो गया कंस्ट्रक्शन फील्ड भी है, तो वो दिखता भी है नहीं, वो बड़े बड़े नंबर्स हैं, सब बड़ा दिखता है कि वो, मतलब यू कैन इमेजिन द अमाउंट। हाँ, मतलब आई कैन सी, हाँ
you can see more than 300-400 families are associated with us in a daily transaction basis पे भी काम कर रहे हैं, या फिर मंथली इतने सारी families को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो. तो ये सब दिखना अच्छा है, पर कैसे दे रहे हो, क्या प्रोसेस पीछे आई थी, विजन. एटलीस्ट देखिए कभी भी काम कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ बहुत जो हमारे लिए हमेशा एक कोर पॉइंट रहा है कि हमें जो भी काम करना है वो एथिकल करना है और किसी के साथ गलत नहीं करना है. जो भी होगा गॉड इज़ देयर, ही विल हेल्प अस. और हमेशा हम उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं जब भी आते हैं. देखिए कभी भी हमारी जर्नी स्ट्रेट तो नहीं रही, अप डाउन होती रही. तो जब भी डाउन हुए तब अब भी हुए, अब से फिर थोड़ा सा करेक्शन भी आया. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डाउन है, बट करेक्शन नीडेड है. तो ये प्रोसेस चलती रही, पर वो दोनों का एक विजन जो था, हमारा सेल्फ बिलीव जो था, बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग था कि नहीं वॉट एवर वी डूइंग वी आर डूइंग करेक्ट. गलत नहीं कर रहे हैं किसी के साथ तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा. तो दिस इज़ द विजन जो हमारे पीछे था कि नहीं यार ठीक करते हैं चलो. और देयर इज़ ह्यूज नीड जहाँ पे एटलीस्ट एक एंड यूज़र को सही चीज़ तो मिले, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो बना रहा है, उसको सही चीज़ देने का. और हम उसमें ऐसा तो नहीं है कि हम चैरिटी कर रहे हैं पूरी 100%. अगर हम वो सही चीज़ दे पाए, टाइमली डिलीवरी हो रही है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, नेचर का ध्यान रखा जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी को कंसीडर किया जा रहा है, अगर ये सब हम दे पा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा वर्क ही है कि हम ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके अगर डिलीवर दे दे तो वी आर अर्निंग इन दैट. वी आर अर्निंग इन दैट. और यही मोटो था हमारा. यही एक मोटो है. इट्स नॉट लाइक कि फाउंडेशन था हमारा, बट दिस इज आवर मोटो कि व्हाट वी वांट टू डू. इफ वी आर एबल टू जनरेट ऑल दोज रिसोर्सेज एट अ सिंगल प्लेस, और उससे हमारी डिलीवरी आसान होती है और क्लाइंट को सभी विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं. अगर आ गए हैं तो हमारा अपने आप मोटो सॉल्व होता है. तो यही विजन था. आगे जाके हम आने वाले समय में हम ऑलरेडी 6 स्टेट्स में काम कर चुके हैं. अच्छा, कौन कौन से? उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारी सिटीज़ में हम लोग, गुजरात, हमने ये 6 स्टेट्स में काम किया है ऑलरेडी. काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया है. तो हमने यही देखा, जो हमारी जो लर्निंग्स है ना, जो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो ब्रांड्स और ऐसे बड़े एमएनसीज के साथ काम किया, तो वो एमएनसीज का जो एक्सपीरियंस है, नाउ वी आर ट्रांसलेटिंग दैट एक्सपीरियंस इनटू द लोकल रिसोर्सेज, बिल्डर्स, टीयर 2, टीयर 3. तो वो बहुत बेनिफिट मिल रहा है हम लोगों को भी. प्लस उसको भी बेनिफिट हो रहा है, जो एंड यूज़र है ना, जो हमारा कस्टमर है, उसको तो बेनिफिट हो रहा है, एंड यूज़र्स को भी बेनिफिट होगा इन चीज़ों का. कि एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके स्कैटर्ड बिजनेस को स्टैंडर्डाइज करना भी अपने आप में एक बिजनेस है. वो भी तो बिजनेस है. वो भी बिजनेस है. यू कैन सी देयर आर मेनी कंपनीज, ओला, उबर, व्हाट दे हैड डन, एग्रीगेटिंग द थिंग्स. हम एग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को. कुछ प्रोसेसेस हैं जो सही तरीके से एग्जीक्यूट होता तो काम है. देखिए मतलब किसी के भी ना होने से काम नहीं होगा. ये तो एक गलत फहमी है लोगों की कि हम नहीं होंगे तो होगा नहीं. वो होगा, बट अगर हमारे होने से कोई चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती है और अगर हम वो वैल्यू दे पा रहे हैं कस्टमर को, तो मोर देन इनफ. यही चाहता है कस्टमर भी, है ना. और अगर अच्छे से आप कर रहे हो तभी आपको रिपीट कस्टमर्स मिलते हैं. और मेरा सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू और एक ट्रस्ट बन रहा है. ट्रस्ट बन रहा है. मतलब हम लोग अभी ये देख रहे हैं, मतलब एक मेजर डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे हमारा, अगर हमें देखते हैं या दूसरे इंडस्ट्रीज को देखते हैं, तो ये है कि हमें रिपीट मिल जाते हैं ऑर्डर्स. हमारे कस्टमर्स रेफरेंसेज मिलते हैं और रिपीट भी मिलते हैं. कई से वापस से काम दे देते हैं. क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि वॉट एवर दे हैव डन ऑनेस्टली. जो भी चैलेंजेस थे वो बताए, आगे पीछे जो भी चीज़ें हुई है, दे हैव इन्फॉर्म्ड प्रायर कि ये चीज़ें हो रही हैं. मुझे लगता है कि चीज़ें जब आगे काम करते हैं, तो मेरी टीम को भी हमेशा बोलता हूँ कि प्रोएक्टिव रहो थोड़ा चीज़ों में. प्रोएक्टिवली काम करते हैं, पहले से चीज़ों को बता देते हैं, प्री प्लान करते हैं चीज़ों के. ऑप्शन A B C D E, मतलब लोग बोलते हैं ना ABC ऑप्शन, मेरे पास हमेशा 5 चीज़ें होती है एक काम को करने की, कि ऐसे नहीं, ये नहीं, ये. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जीक्यूट करना है. और अगर वो नहीं हो रही, तक भी नहीं हो रही, तो इन्फॉर्म करो प्रायर कि ये चैलेंजेस आने वाले हैं सर. क्योंकि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कभी स्ट्राइक आ जाती है, कभी कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है जो कंट्रोलेबल नहीं हो जाता है. कुछ भी हो सकता है. मतलब अभी का पिछले कुछ समय से देख रहे हैं तो हमें डे में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, हमारी मशीनरी नहीं जा पा रही है. तो हमारी रात में 11 बजे से 7 बजे तक काम हो रहा है. तो मेरा जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी, वो कम हो गई है. मैं चाह के भी क्या करूँगा? मेरी टीम्स अगर कर रही हैं तो मैं दिन में भी, और इतना सडन चेंज लाना डिफिकल्ट होता है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी हुई, भले कोई भी हुआ, बट सडन चेंज आप नहीं ला सकते. अभी कंट्रोलेबल नहीं था. तो जितना आपके कंट्रोलेबल से उनको अगर प्रॉपर कंट्रोल कर लें और उस पर फोकस कर लें, रेदर देन कंट्रोलिंग द अनकंट्रोलेबल्स. मतलब मेजर फेलियर जो होते हैं बिजनेसेस के, वही होते हैं कि वो अनकंट्रोलेबल को ज़्यादा चेज करते रहते हैं. कि अब जो आप कंट्रोल कर सकते हो उतने पे काम कर लो, इन्फॉर्म करो, हैव अ गुड हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन योर टीम एंड बिटवीन योर क्लाइंट्स. अगर ये आपने प्रॉपर कर लिया, प्रोएक्टिवली बता लिया, ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंट डिस्कशन करें,
तो मुझे लगता है यही हमारे कंपनी का विजन, मिशन और जो हमारी ग्रोथ में है। चैलेंजेस मैंने आपको इनडायरेक्टली काफ़ी सारे बता दिए कि हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे तो लोगों में रेजिस्टेंस था कि कैसे करेंगे। एग्जीक्यूशन हमारा जो परफॉर्मेंस था, हम लोगों को कंसल्टेशन था, एग्जीक्यूशन में आने के लिए लोगों को दिखना चाहिए ना आपने काम क्या करा। कोई छोटा सा भी काम है, पोर्टफोलियो चाहिए होता है। तो हमारे साथ लोगों ने काम करा, साथ में काम करते गए, फिर हमने धीरे धीरे एग्जीक्यूशन करा। हमने कहीं पे एज एन पीएमसी काम लिया और फिर वहीं से उन्होंने बोला कि यार ये एग्जीक्यूशन भी करना है, तो उन्होंने ही बोला कि आप ही कर लो, आपकी टीम है यहाँ पे ऑलरेडी। तो वो ऐसे करके हमारा पोर्टफोलियो बन गया। तो ये सारे चैलेंजेस थे कि पोर्टफोलियो बनाना, फिर मशीनरी को रिसोर्सेज कम थे, एग्जीक्यूशन ज़्यादा करना है, तो कैसे ऑप्टिमम यूसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज, वो हमारे लिए एक चैलेंज था। तो ये सारे चैलेंजेस को ओवर पार करते गए और आज हम लोग अच्छे एक मतलब मुझे लगता है कि हाँ नहीं एक अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो मुझे वो नाम ऊपर दिखा और मैंने आपको अप्रोच किया। और आपने एक थोड़ी देर पहले बात की थी वो अप डाउन वाली, तो वो तो देखो लाइफ का कोर है, हमारी हार्ट बीट भी ऐसे ही चलती है और जिस दिन स्ट्रेट होगी ना सब खत्म है। तो अप डाउन तो पार्ट है लाइफ का, क्योंकि हम भी हमारी उस जर्नी को रिलेट कर पाते हैं अप डाउन सिनेरियो से। लेकिन वो है ना कि समझे आदमी कि वो करेक्शन है, वो डाउन नहीं है, वो आदमी जो समझ रहा है ना वो करेक्शन है। आप ऊपर जा रहे हो तो दैट इज ग्रोथ, बट ये करेक्शन आ रहा है कि आपने जो अनरियलिस्टिक कहीं पहुंचे हो तो वापस से करेक्ट हो जाओ, फिर आप उसमें करेक्शंस करो, जो भी आपके करेक्शंस बन रहे हैं, जो प्रायर हैं उसको अटैक करो। फेज जो होता है वो लर्निंग फेज, वो लर्निंग वही है कि करेक्शन करोगे आप, फिर वो करेक्ट होकर वापस आप ग्रोथ करोगे। पर आप अगर वो नीचे आ रहे हो और आप फिर स्टेबल हो जाते हो कि नहीं यार ना इधर इसके अब नहीं होगा, तो फिर वो नीचे ही जाएगा। बट आपने सोचा कि नहीं ये मेरे प्रॉब्लम्स थे, ये मेरे कोर एरियाज थे, यहाँ प्रॉब्लम्स आई और मैं इस पे काम करके वापस, तो वापस से ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज हाउ बिजनेस शुड ग्रो। कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी हो, जेनरिक आई एम टॉकिंग अबाउट कि बिकॉज मुझे लगता है कि मेजर तो यही होना चाहिए कि एक विजन क्लियर हो, आपके अंदर ये हो कि आप जो करना चाह रहे हो वो आप करने की काबिलियत रख रहे हो और मैं करूंगा, और बिलीफ रखते हो, बिलीफ है आपको कि मैं कर दूंगा। और सही तरीके से, देखिए काम होता सब तरीके से, लेकिन अगर उसे सही तरीके से करते हो तो थोड़ा स्लो होगा पर होगा, है ना, थोड़ा स्लो होगा बट होगा। और वो होगा ना तो आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, रेदर देन शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी तो सबको मिल जाती है। नहीं मैं वो देख भी रहा हूँ गौरव सर, अभी एक मतलब आपकी और हमारी जनरेशन की एक नई ब्रिगेड तैयार हो रही है। अभी लास्ट पॉडकास्ट मैंने किया था आईपी पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी लोगों को समझ नहीं आती थी पहले। एक मैम है पूर्वी मैम, एडवोकेट पूर्वी मैम, वो कोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ही काम कर रही पिछले 8 साल से। ना उनको वो मिल रही हैं चीज़ें, तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। हम वही रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम वही जो चीज़ें हो रही हैं उसी में ही एंटर नहीं कर रहे हैं। हम अपना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए, कुछ नए मार्केट्स बना रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, जो सबसे टफ जॉब होता है कि एजुकेट करना, वो कर रहे हैं, तो होगा। अब मैं इसमें एक करेक्शन बोलता हूँ, आपने जो बताया है कि हम नया, मैंने आपको इनिशियल से इतने कन्वर्सेशन बताया कि बहुत कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पर वो जो कर रहे हैं ना उसी को जो आपने बोला एजुकेशन को नए तरीके से कर रहे हैं या सही तरीके से कर रहे हैं। सही या गलत भी हो सकता है, बट हाँ उसके अप्रोच चेंज कर लिए, कर वही रहे हम भी। पहले भी बिल्डिंग्स बन रही थी, पहले भी रोड्स बन रही थी, पहले भी इंडस्ट्रीज बन रही थी, तो हम कुछ बहुत नया नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई अलग ही कर दिया कि 3D प्रिंटिंग इंस्टॉल करा दिया हमने, है ना। वी आर नॉट डूइंग दैट न्यू चीज को हम 1 महीने में नहीं बना रहे हैं। हाँ, वी आर नॉट डूइंग। हाँ, पर हम जो है जो पहले 2 साल में बनती थी हम एटलीस्ट 18 मंथ्स में कर पा रहे हैं, पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को सही तरीके से, सही जगह, सही कनेक्शंस जोड़ के काम कर रहे हैं। यही एक करा है, बस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्कैटर्ड चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं प्रोसेसेस को। तो गौरव सर, अभी हमारा विज़न बहुत बड़ा है, आपका भी बहुत बड़ा है, हम लोगों का भी बहुत बड़ा है। और विज़न जब इतना बड़ा है तो अभी हमको हमारे और लाइक माइंडेड लोग चाहिए होंगे, टीम चाहिए होगी, क्लाइंट्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। सो अभी क्या वो मैसेज है आपका पहला उन प्रोफेशनल्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में बनना चाहते हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्शन को हमेशा से शायद वो लेबर ओरिएंटेड जॉब ज़्यादा समझा गया है, क्योंकि अब आप प्रोफेशनली एक उसको फॉर्मेट में लाके एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ब्रांड काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या वो आपका मैसेज होगा? सेकेंड बेसिक जो सब हर एक बिजनेस की नीड होती है क्लाइंट, क्योंकि हम उन्हीं के लिए काम करते हैं। तो जो क्लाइंट अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, अनएजुकेटेड है या अनअवेयर्ड है, तो उनके लिए वो क्या मैसेज होगा कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल में तो आपने बताया कि बहुत लोग अब समझते हैं चीज़ों को, तो क्या वो आपके 2 मैसेज होंगे कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंदौर का ये जो कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट इंडस्ट्री जो बन रही है ये और थोड़ी जल्दी बन जाएगी? ये अगले 5 साल 10 साल में जो बनने वाली थी, हो सकता है जैसे आपने बताया कि 2 साल के काम को 18 महीने में कर लेते हैं, तो वो 5 साल वाली चीज़ को हम 3 साल में कर लें।
जी जी जी, जैसे आपने बताया कि कौन न्यू एस्पायर्ड लोग जो हैं, न्यू एस्पिरेशंस हैं जिनकी जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आगे वर्किंग करना चाहते हैं, तो मेरा सिंपल मैसेज ये है कि स्टिक टू योर प्लान्स। आप जो काम कर रहे हो, क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे आपने कुछ और सोचा होगा, होते होते चेंजेस आते रहेंगे, तो एक्सेप्ट द चेंजेस। आप एक्सेप्ट कीजिए उनको कि हाँ ये चेंजेस नीडेड है। टाइम के साथ क्या नीडेड है, मार्केट को ओवर रूल करना थोड़ा मुश्किल है, पर मार्केट में क्या बेस्ट आप दे सकते हो विथ योर विजन, वो आप करने के लिए रेडी रहिए। पेशेंस बनाए रखें काम को आप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक मेजर है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बड़ा है, आपका टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, तो आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आप थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें, चीज़ों को देखें, समझें, एनालिसिस करें, प्लान्स बनाएं ABC, जो मैंने बताया कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसको आप पहले इमेजिन करके देखें, उसको पूरा वर्कआउट करके देखें, पेपर पे लेके आएँ कि कैसे होगा, और फिर चीज़ों को आगे बढ़ना शुरू करें। एकदम से आके आप काम कर सकते हो, पर अगर आप फेल हुए, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि फेलियर तो देखना है आपको, इसके लिए रेडी रहिए। फेलियर्स होंगे और उसको अगर आपने नहीं लेना है आगे आगे, उतना स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, तो आप थोड़ा सा प्लानिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें। डिसीजंस लेने के पहले दोनों प्रो और कॉन्स हमेशा देखें, अपना एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखें, और फिर आगे जाके काम पे ध्यान दें। एथिक्स को ज़रूर ध्यान दें और अपनी ट्रेनिंग्स को इम्प्रूव करते रहें। अपने ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन करा एंड यू नीड टू इम्प्रूव डे बाय डे, यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर टीम्स ऑल्सो। आप अपनी टीम्स को ऐसे हायर कीजिए जो आपसे स्मार्ट भी हों लोग। एक समय आएगा आपसे स्मार्ट लोग हों हर डिपार्टमेंट में। आपका जितने फंक्शंस हैं, आपके HR, अकाउंट्स, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, R&D, सब में आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोग धीरे धीरे करके लाओ, तब जाके आपकी टीम प्रोसेसेस पे ध्यान दो, सिस्टम्स पे ध्यान दो। ये चीज़ें आपके विजन में होना चाहिए। एक समय आएगा, हर चीज़ का स्टेज है, जब आप ही फायर फाइटिंग कर रहे हो, इनिशियल फेजेस में आप ही काम लाओगे, लेकिन धीरे धीरे टीम डेवलप स्टार्ट करना शुरू करो। आपने काम लाना सीख लिया, समझ लिया, आप एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करो, वो टीम सेटअप सही बनाओ। सिमिलरली आप सेल्स को सही करो आपकी, कि काम आएगा कैसे, कैसे लाना है, क्योंकि आपने सीखा था, वो आपकी टीम को ट्रेन करो। ऐसे करके आप फिर आपकी परचेस को प्रॉपर करो। कि आप सोच रहे थे ऐसे, आप फिर देखो कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ कैसे परचेस कर रही हो सकता है कि वो ऑलरेडी अवेलेबल हो, उनको कैसे कर सकते हो, अप्रोच करो मेंटोर्स को। आज मेरे ही ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे मेंटोर्स हैं, हम लोग उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं, बिकॉज लाइफ में आप हर गलती खुद कब तक करोगे, जिसने कर रखी है उनसे भी सीखो, जल्दी सीख लो, उनसे भी सीखो। और आप भी गलतियां तो करोगे, अल्टीमेटली होनी है, बट बी प्रिपेयर्ड। आप डिस्कशन करने के लिए लोग रखो, कुछ आपकी चैलेंजेस बताओ, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा पर्सनल लाइफ से भी, पर्सनल प्रोफेशनल सब होंगे, पर धीरे धीरे ये चीज़ें एक बार आपने सेटअप कर लिया, आपका माइंडसेट रहा, मतलब यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन अ प्रोफेशनल मैनर। अदरवाइज तो इंडस्ट्री रनिंग है ही, पहले भी चल रहे थे, अभी कॉन्ट्रैक्टरशिप अभी भी हो सकती है, बट अगर प्रोफेशनल मैनर में जाना है तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना होगा। आपको आपके वेंडर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखना होगा, आपको बात करके रखना होगी, आपको भागना नहीं है चीज़ों से, क्योंकि आएंगे, एक टाइम आएगा आप स्टार्ट करोगे भागना शुरू करोगे, तो वो ना करो। स्पीक योर हार्ट, आप बात करो उनसे, समझो, और बस कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे रहो, लॉन्ग टर्म टिके रहो अपने बिजनेस में, और जो भी काम कर रहे हो उसको एथिकल करने की कोशिश करो। कि आप कोई सी भी चीज़ कर रहे हो, एथिकल तो होना ही चाहिए। कोशिश ये करो कि आप कभी भी उस चीज़ के लिए आपको चैलेंज दिख रहा है कि अब तो चैलेंज आना रहा है, तो कोई शॉर्टकट मत अपनाओ। स्पीक टू योर कस्टमर, स्पीक टू योर वेंडर एंड गेट द सॉल्यूशन, क्योंकि उनका भी एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स अ क्यूमुलेटिव टीम एफर्ट है ना, ये इंडिविजुअल का नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि मैं क्रिकेटर हूँ, मेरे परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरी तो ब्रांड, पर टीम तो हार जाती है। यहाँ तो मेरा परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, अगर पूरी टीम नहीं कर पा रही है, मैं भी हारूंगा और सब हारेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक डिस्कशंस कर लें। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज ए क्यूमुलेटिव एफर्ट। तो ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो भी नए आए लोग, वो थोड़ा इन चीज़ों को पहले से ध्यान रखें, पेशेंस रखें चीज़ों में। बहुत क्विक दिखता तो बहुत अच्छा है कि यार आज मैंने 50 करोड़ का बिजनेस ले लिया, तो वो आपका पैसा नहीं है, यू आर गेटिंग दैट मनी फॉर द बिजनेस, यू नीड टू पुट दैट मनी इन द बिजनेस इटसेल्फ रेदर देन थिंकिंग कि मैं इसको डाइवर्सिफाई कर दूं इनिशियल फेज में। डाइवर्सिफिकेशन एक सेकंड फेज में आएगा, बट इनिशियल तो आपको आपके काम को कैसे बढ़ा सकते हो। और जो मैंने आपको पहले बोला था कि फाइनेंशियल लर्निंग होना चाहिए, कि जो चीज़ें आ रही हैं और कितना मेरे पास आने वाला है, कितना मैं देने वाला हूँ, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। हमेशा आपकी अकाउंट्स टीम आपके साथ इतना को रिलेट करना चाहिए, परचेज अकाउंट्स, मैंने इतना खरीदा, इतना मेरे पास है, इतना मैंने वेंडर को देना है, इतना यहाँ से देना है, इतना क्लाइंट से आना है, ये नंबर्स आपको हमेशा पता होना चाहिए। दिस आर द बेसिक लर्निंग्स व्हाट आई वांट टू माय
नॉट जूनियर्स में भी कोई भी कर सकता है बिजनेस जो भी इस फील्ड में आना चाहे, बट ये चीज़ें आप बेसिक करें तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आपकी वर्किंग में, थोड़ा सा आप तैयारी के साथ आगे आ रहे हो उसमें। तो गौरव सर, आज का ये जो कन्वर्सेशन है, डिटेल्ड कन्वर्सेशन कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ये मतलब मच नीडेड था मुझे तो लगता है, और हमें वो इंसाइट्स भी मिलते हैं यूट्यूब पे हम लोग, क्योंकि यूट्यूब बेसिकली यार सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, तो पीछे उसमें पॉइंट्स आते हैं कि लोग इस बारे में कंटेंट ढूंढ रहे हैं इंदौर के लिए, और उसी से हमको वो इनपुट्स मिलते हैं कि यार कंस्ट्रक्शन की बहुत डिमांड है कंटेंट की, तो हम फिर उस बेसिस पे अपना कंटेंट डिज़ाइन करते हैं या ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं पॉडकास्ट पे। सो ये वाला कन्वर्सेशन तो मैंने इन स्टूडियो कर लिया है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत सारी वो जो प्रैक्टिकलिटी आप लोग कर रहे हैं, वो जो क्रेन्स है बड़ी बड़ी, वो जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं, वो मुझे देखना है। तो मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जब भी ऐसी कोई साइट विजिट होती हो आपकी, या जब भी आप ऑन ग्राउंड जाते हैं, तो एक बार मुझे ज़रूर लेके चलिएगा उस विजिट पे। श्योर आशीष जी, आप जब भी होगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप चलिएगा, आप देखिएगा लाइव कैसे होता है, क्योंकि अभी मैंने जो बोला वो आपने सिर्फ सोचा है कैसे, अभी तो मुझे बस रियलाइज नहीं हो पा रहा है वो कि कैसे हो पा रहा है। तो ठीक है, आप जब भी होगा नेक्स्ट टाइम हम लोगों की विजिट्स होंगे, आई विल डेफिनेटली गिव यू मैसेज कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप आए अंडरडिस्कस पॉडकास्ट शो पे, उसके लिए थैंक यू। और एज एंड व्हेन जब भी हमें कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन लगेगी या हमारे यूज़र्स हमें डिमांड करेंगे कि यार इस टाइप का और कंटेंट क्रिएट किया जाए, तो हम आपको फिर परेशान करेंगे। और कोशिश है कि मिलजुल के, वो जो आप बात कर रहे थे कि ये जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, ये जो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स है, जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे आज बाईपास पे जो सफरिंग आ रही है, जो हम देख रहे हैं, बच्चे स्कूल से अटके रहते हैं, या जो इधर ऑफिस पे काम करने वाले लोग आ रहे हैं, उनको वापस उस एरिया में जाना है तो घंटों उनको स्पेंड करना पड़ रहा है ट्रैफिक में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग मिलजुल के जो भी एक वे आउट निकाल पाएँ या सॉल्यूशन दे पाएँ, तो उसके लिए हम डेफिनेटली काम करेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू आशीष, थैंक यू।